हाय एवरीवन, और अब हम बात करने वाले हैं अपने डेटाबेसेस के बारे में। तो अभी हमारा बैकएंड कंप्लीट नहीं हुआ है। बैकएंड के अंदर ही हम अपने डेटाबेसेस को पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम अपने डेटा को स्टोर करने के लिए डीबीज को यूज कर सकते हैं और कैसे नोड की हेल्प से हम उन डेटाबेसेस को एक्सेस कर सकते हैं। अब सबसे पहला डेटाबेस जिसको हम कवर करेंगे ये होने वाला है MySQL। यहाँ पर एक चीज जरूर ध्यान देनी है कि MySQL हमारा डेटाबेस होने वाला है एंड इस डेटाबेस को यूज करने के लिए हम एक लैंग्वेज को पढ़ते हैं जिस लैंग्वेज का नाम SQL होता है। ऐसा नहीं है कि MySQL हमारी लैंग्वेज है या SQL डेटाबेस है। ये जो SQL होता है ये कोई डेटाबेस नहीं है, ये एक लैंग्वेज होती है जिसको डेटाबेस के साथ बात करने के लिए यूज किया जाता है। डेटाबेस को हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा बहुत सारा डेटा स्टोर्ड होगा। एक तरीके से उसको इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारी फाइल्स हैं एक फोल्डर के अंदर, तो उस फोल्डर को हमने डेटाबेस नाम दे दिया। अब इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, यानी इसमें से डेटा डिलीट करने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए, नया डेटा ऐड करने के लिए हम डायरेक्टली इस फोल्डर को टच नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में एक ट्रांसलेटर लगाना पड़ेगा जो है हमारे पास SQL, यानी हम इसी भाषा को यूज करके अपने इस डेटाबेस के अंदर सारी चेंजेस कर सकते हैं। तो एज अ डेवलपर हम SQL को यूज करेंगे टू एक्सेस द डेटाबेस एंड टू मेक चेंजेस टू द डेटाबेस इटसेल्फ। तो यहां से हम अपनी शुरुआत करने वाले हैं। पहले हम SQL को पढ़ेंगे, उसके बाद हम MongoDB को कवर करेंगे जो हमारा नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है। तो अभी के कुछ पार्ट्स के लिए हम फोकस करने वाले हैं अपने SQL के ऊपर। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा डेटाबेस एग्जैक्टली होता क्या है। डेटाबेस की जब हम बात करते हैं तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ फॉर्मेट दैट कैन बी इजीली एक्सेस्ड। अब शुरुआत में क्या होता था, जब डेटाबेसेस नहीं होते थे, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो फाइल्स के फॉर्मेट में स्टोर होती थी। इसको हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, बैंक होते हैं। पहले जब इंटरनेट नहीं होता था, पहले जब हमारी वेबसाइट्स नहीं होती थी, तो सारी चीज़ें हमारी फाइल्स और फोल्डर्स की फॉर्म में स्टोर होती थी। उसके बाद जब चीज़ें डिजिटल होने लगी तो वही जो फिजिकल फाइल्स होती हैं, पेपर वाली फाइल्स होती हैं, उन्हीं का डिजिटल फॉर्मेट आने लगा जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम फाइल्स बना सकते हैं, फोल्डर्स बना सकते हैं। उसके बाद जब डेटा बहुत बड़े स्केल पर स्टोर होने लगा, क्योंकि एक बैंक सिस्टम के पास ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 100 लोगों का डेटा है, बैंक के पास हो सकता है हजारों लाखों लोगों का डेटा हो। इसी तरीके से ऐसी ऐप्स हैं जैसे फेसबुक हो गया जिनके पास करोड़ों लोगों का डेटा है। अब इतना सारा डेटा किसी कंप्यूटर के अंदर, किसी लैपटॉप के अंदर स्टोर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट निकला डेटाबेसेस का। डेटाबेसेस में सिर्फ ऐसा नहीं हम बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे एडिशनल फीचर्स होते हैं। तो डेटाबेसेस को जब हम इमेजिन कर रहे हैं, इन्हें इमेजिन करना है एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज डेटा। हम उतना लार्ज डेटा तो खुद से स्टोर नहीं करवाएंगे, पर जब भी डेटाबेसेस कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो वहां पर लाखों लोगों का डेटा वहां पर स्टोर होता है। तो हम डेटाबेसेस को एग्जैक्टली यूज क्यों करते हैं, क्योंकि पहला ये लार्ज डेटा को स्टोर कर सकते हैं, दूसरा इनके अंदर सिक्योरिटी के फीचर्स होते हैं। जैसे अगर हमारे सिस्टम के अंदर कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, वो इतनी सिक्योर नहीं होती एज कंपेयर टू द डेटा जो हमारे डेटाबेसेस के अंदर स्टोर्ड होता है। इसके अलावा स्केलेबिलिटी का फीचर भी इनके पास होता है कि कल को अगर हमारी ऐप मान लेते हैं बहुत ज़्यादा बूम कर गई एंड काफ़ी सारे यूजर्स उसके पास आ गए, काफ़ी सारे यूजर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर आ गए, तो फिर हमारे डेटाबेस के पास कैपेबिलिटी है कि वो स्केल कर पाएगा, वो एक्सपैंड हो पाएगा डिपेंडिंग अपॉन द यूजर्स। एंड इसके अलावा भी कई सारे फीचर्स हैं। साथ के साथ डेटाबेसेस को यूज करना, एक्सेस करना आसान होता है एज कंपेयर टू फाइल्स। फाइल्स के अंदर एक एक चीज अगर हमें सर्च करनी है, मान लेते हैं एक फाइल के अंदर अगर 2000 लोगों के नाम स्टोर्ड है, तो उसमें से एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालना या उन लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालना जो सारे के सारे दिल्ली के रेजिडेंट है या जो सारे के सारे बैंगलोर के रेजिडेंट है, इस तरीके की क्वेरीज परफॉर्म करना मुश्किल होता है। जबकि डेटाबेसेस के अंदर ये बहुत ईजी, एक सिंगल लाइन की कमांड लिखनी पड़ती है। तो डेटाबेसेस के अंदर डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना एंड इनफैक्ट डेटा को सर्च करना, ये सारे के सारे ऑपरेशंस बहुत इजी होते हैं एक बार हमने SQL को सीख लिया तो बेसिकली अभी तक बैकएंड के अंदर जो हम CRUD ऑपरेशंस करते आ रहे थे, CRUD ऑपरेशंस यानी डेटा को क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, अभी तो इन सारे ऑपरेशंस को हमने इस तरीके के जैसे data.json नाम की हमने फाइल बना ली या फिर हमने कोई एरे बना लिया, उसके अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं। बट एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में सारे के सारे चेंजेस हमारे डेटाबेसेस के साथ होते हैं, ना कि नॉर्मल एरेज या ना कि नॉर्मल जेसन फाइल्स के साथ। तो इसीलिए अब हम सही तरीका देख रहे हैं अपने डेटा के साथ डील करने का। उसके साथ साथ जब भी हम डेटा की बात करते हैं, हमारे पास एक और एडिशनल टर्म आती है DBMS नाम से, विच इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स बस हमारे डेटाबेस के ऊपर एक एडिशनल लेयर होती है। जैसे ये हमारा डेटाबेस है जिसके अंदर सारा का सारा डेटा स्टोर्ड है।
अब इस डेटा को एक्सेस करने के लिए मान लेते हैं कि हमने बहुत सारे ऑपरेशंस दे दिए, बहुत सारे फंक्शंस दे दिए, अलग अलग कमांड्स हमने सेट कर दिए, तो ये एक जो लेयर आ गई इसके ऊपर, इसे हम अपना DBMS कह देते हैं। और DBMS के अंदर ही हमारे पास SQL क्वेरीज हो जाती है। तो DBMS कोई अलग से टर्म नहीं है, कोई अलग से डेटाबेस नहीं होता। DBMS हमारे डेटाबेस के ऊपर ही एक हमने कवरिंग चढ़ा दी है उसको और अच्छे से सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिसको हम अपना DBMS कह देते हैं। अब ये तो हो गई बात डेटाबेसेस की। डेटाबेसेस के अंदर भी हमारे पास कई सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास SQL डेटाबेसेस, एक होते हैं हमारे पास नो SQL डेटाबेसेस। SQL डेटाबेसेस को हम रिलेशनल डेटाबेस भी कहते हैं। रिलेशनल डेटाबेस कहने का मतलब है कि SQL डेटाबेसेस के अंदर जो हमारा डेटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। अब टेबल्स कहने का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एक्सेल शीट है। इस एक्सेल शीट में लेट्स सपोज हम अपने स्टूडेंट नाम की एक टेबल बनाते हैं, और इस स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर हम कई सारा डेटा स्टोर कराएंगे। मान लेते हैं हम स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर कराने वाले हैं, हम स्टूडेंट का नेम स्टोर कराने वाले हैं, एंड हम स्टूडेंट की एज स्टोर करवाने वाले हैं। ये तीनों वैल्यूज़ हम स्टोर कराएंगे। अब इस टेबल के अंदर लेट्स सपोज रोल नंबर 101 है, 101 का नेम है एडम, 101 की एज है 12। उसके बाद रोल नंबर 102 है, 102 का नेम है बॉब, इसकी एज है हमारे पास 40। उसके बाद 103 है, 103 का नेम है केसी एंड इसकी एज है हमारे पास 11। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये हमारी एक टेबल बन गई। एंड इसी तरीके की टेबल हमारी डेटाबेसेस के अंदर बनती है। जैसी टेबल मैंने अभी एक्सेल शीट के अंदर बनाई, ऐसी ही टेबल हम डेटाबेस के अंदर बना सकते हैं। और इन्हीं टेबल्स के अंदर हमने क्या किया, सारा का सारा ये अपना डेटा स्टोर कर दिया। जब इस तरीके के टेबल फॉर्मेट में हम अपना डेटा स्टोर कराते हैं तो ऐसे डेटाबेसेस को हम कह देते हैं अपना रिलेशनल डेटाबेस। और यहाँ पर टेबल क्या होती है, टेबल को ही एक्चुअली हम अपना रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशनल नाम कहाँ से आया, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये एक्चुअली एक टेबल है, तो टेबल्स को रिलेशन कहते हैं और वहीं से हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस नाम आता है। अब रिलेशनल डेटाबेसेस के एग्जांपल क्या क्या हैं, हमारे पास MySQL सबसे पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस है, हमारे पास Oracle है, हमारे पास PostgreSQL है, हमारे पास और भी कई सारे रिलेशनल डेटाबेसेस है। यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम Oracle के अंदर एज अ डेवलपर अप्लाई कर रहे हैं, तो क्योंकि हमें पता है कि Oracle किसके ऊपर काम करता है, Oracle SQL एंड डेटाबेसेस के ऊपर काम करता है। तो अगर आप Oracle के इंटरव्यूज देने जाएंगे फॉर डेवलपमेंट पोजीशन, तो एक्सपेक्टेड है आपसे कि आपको SQL के बेसिक्स आते होंगे, एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इंटरव्यूज में आपसे SQL की कमांड्स या बेसिक कमांड्स या बेसिक नॉलेज पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से हम कंपनी वाइज भी ट्रैक कर सकते हैं, कंपनी किन टेक्नोलॉजीज पे काम करती है और उनके बारे में अगर हमारे पास बेसिक नॉलेज हो तो वो हमें हमारे इंटरव्यूज के अंदर एज देता है। तो ये तो हो गए हमारे रिलेशनल डेटाबेसेस, जिसमें से हम कवर करेंगे MySQL को। अब इन तीनों डेटाबेसेस के अंदर ही इनफैक्ट और भी जो होते हैं सब के अंदर SQL ही यूज होती है, यानी इन सारे डेटाबेसेस के साथ बात करने के लिए SQL लैंग्वेज को ही यूज किया जाता है, पर उसकी थोड़ी थोड़ी कमांड या थोड़ा थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो ऐसे में हमें सबका सीखने की जरूरत नहीं है, अगर हमें सिर्फ एक रिलेशनल डेटाबेस भी अच्छे से आता हो तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो उसके लिए हम MySQL को कवर करेंगे। एंड दूसरे तरीके के डेटाबेसेस हमारे पास होते हैं NoSQL डेटाबेसेस। NoSQL एक्चुअली कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस है, यानी इनके अंदर सिर्फ एक ही कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये SQL को यूज नहीं करते। जरूरी नहीं है कि ये किसी और लैंग्वेज को यूज करते होंगे, सारे के सारे हो सकता है इनमें से कोई एक किसी और को यूज करता हो, दूसरा किसी और को यूज करता हो, पर ये SQL को तो बिल्कुल यूज नहीं करते। तो NoSQL जो होते हैं वो एक डेटाबेस नहीं है, ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस का कलेक्शन है। तो इन्हें हम नॉन रिलेशनल डेटाबेस भी कहते हैं, यानी ऐसे डेटाबेसेस जो टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं करते, ये किसी और फॉर्मेट में कर सकते हैं पर टेबल्स में नहीं करेंगे। जैसे हो सकता है किसी NoSQL डेटाबेस के अंदर डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में डेटा स्टोर हो, या किसी के अंदर की वैल्यू पेयर्स में डेटा स्टोर हो, जैसे हमारा JSON फॉर्मेट होता है की वैल्यू पेयर का, वैसे ही किसी फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। हो सकता है कि कोई ग्राफ की फॉर्म में डेटा स्टोर करता हो। ग्राफ हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिससे कई सारे डेटाबेसेस भी इंप्लीमेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास MongoDB, Cassandra, Neo4j एंड और भी काफ़ी सारे NoSQL डेटाबेसेस होते हैं। इसमें से सबसे पॉपुलर होता है हमारे पास MongoDB, एंड MongoDB से ही हमारे MERN स्टैक का नाम निकलता है। डेल्टा के अंदर हम MERN स्टैक पढ़ रहे हैं। MERN स्टैक में M स्टैंड्स फॉर MongoDB, E स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेस, R स्टैंड्स फॉर रिएक्ट, N स्टैंड्स फॉर नोड। तो एक्सप्रेस और नोड तो हम कर ही रहे हैं, साथ में अब हम MongoDB को भी कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आपने मीन स्टैक का नाम सुना होगा, मीन स्टैक में बस रिएक्ट की जगह हम एंगुलर को पढ़ते हैं। तो इस तरीके के जो स्टैक्स होते हैं इन सब के अंदर हमारा MongoDB यूज होता है। तो हम भी क्या करेंगे, पहले हम SQL को कवर करेंगे,
MySQL को, फिर हम MongoDB डेटाबेस की तरफ बढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हमें MongoDB समझने के लिए SQL पहले से आना चाहिए, हमें SQL समझने के लिए MongoDB पहले से आना चाहिए। ये दोनों कंप्लीटली इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं, तो किसी को भी हम पहले पढ़ सकते हैं, पर क्योंकि कन्वेंशनली हम थोड़ा सा SQL को पहले से शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा थोड़ा सा ईजियर तरीका है टू विजुअलाइज अ डेटाबेस। क्योंकि ऑलरेडी पता है हमें कि एक्सेल के अंदर टेबल्स कैसी बनती है, इस तरीके की टेबल्स हमने खुद भी बनाकर देखी होगी कभी ना कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी और काम के लिए। तो इन्हीं टेबल्स के अंदर अपने डेटा को स्टोर करवाना, विजुअलाइज करना थोड़ा सा आसान रहता है, तो हम वहां से शुरुआत कर रहे होंगे। साथ में जब हम डेवलपमेंट जॉब्स की बात करते हैं तो हो सकता है कि हम फुल स्टैक डेवलपर बन गए या हम बैकएंड डेवलपर बन गए। इसमें हो सकता है हम एक फर्स्ट कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो वो MongoDB यूज कर रही है, पर अगर हम किसी दूसरी कंपनी में स्विच कर रहे हैं, वो वैसे तो Node.js यूज कर रही है, React.js यूज कर रही है, पर डेटाबेसेस के लिए दूसरी कंपनी SQL यूज कर रही है। तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर हमें दोनों डेटाबेसेस की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हो, तो ताकि हम एक से दूसरे में शिफ्ट कर पाएं डिपेंडिंग अपॉन हम कौन सी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि सारी कंपनीज अलग अलग डेटाबेसेस को यूज करती हैं। इसके साथ साथ डेटाबेस जो होता है अपने आप में एक अलग ही सब्जेक्ट होता है। मतलब हम अपने डेल्टा के अंदर उतने डेटाबेसेस की कॉन्सेप्ट्स को, उतनी नॉलेज को कवर करेंगे जो हमारे लिए एज अ डेवलपर ज़रूरी है, जो हमारे लिए एज अ डेवलपर इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको पूरा का पूरा डेटाबेसेस को कवर करना है तो SQL के आपको 30 घंटे के, 60 घंटे के प्रॉपर पूरे कोर्सेज मिल जाएंगे, पर उन पूरे कोर्सेज की हमें उतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डेवलपमेंट के अंदर डेटाबेसेस को पढ़ रहे हैं। डेल्टा के अंदर हम फुल स्टैक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, जिसका एक छोटा पार्ट डेटाबेसेस है। तो यहां पर हम फुल मास्टरी कोर्स नहीं करने वाले अपने डेटाबेसेस के ऊपर। हम उतने डेटाबेसेस को पढ़ेंगे जितने हम डेवलपमेंट के अंदर यूज करते हैं, जितने हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करते हैं, जितना हमसे इंटरव्यूज के अंदर पूछा जा सकता है हमारे काम के बेसिस पर। तो अब शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट डेटाबेस के साथ, विच इज गोइंग टू बी MySQL। अब MySQL के अंदर हम SQL को पढ़ते हैं। SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो SQL इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू इंटरैक्ट विद रिलेशनल डेटाबेसेस। जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर हर एक लैंग्वेज का अपना अपना काम होता है। हमें पता है HTML का काम क्या होता था। HTML का काम होता था किसी भी वेबसाइट को, वेब पेज को स्ट्रक्चर देना। हमें पता है जो हमारी CSS है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, इनका काम होता है किसी भी वेब पेज को स्टाइलिंग देना। हमें पता है कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट है, इसका काम है हमें फंक्शनैलिटी देना, यानी ये हमारी वेबसाइट के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को ऐड करने के काम आती है। वैसे ही हमारे पास एक और लैंग्वेज है SQL, जिसका काम है डेटाबेसेस के साथ बात करना, स्पेशली रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ बात करना या इंटरैक्ट करना। ऐसा नहीं है कि कल को SQL के अंदर हम बैठकर अपने वेब पेजेस का स्टाइल चेंज कर रहे होंगे या उनका स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। SQL को हम डेटाबेसेस के लिए ही यूज़ करते हैं और रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जब हम डेटाबेसेस की बात कर रहे हैं तो डेटाबेसेस को इमेजिन कैसे करना है। डेटाबेसेस को हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज ये हमारा पूरा का पूरा MySQL का डेटाबेस है। यहाँ पर इस पूरी की पूरी फाइल को मैंने नाम दे दिया MySQL, यानी ये पूरा का पूरा जो भी वर्कशीट चल रही है ये हमारा MySQL का डेटाबेस है। अब MySQL के अंदर हम अपने डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं। जो MySQL होता है वो हमारा प्रॉपर एक सर्वर होता है जिसके ऊपर बहुत सारे डेटाबेसेस क्रिएट किए जा सकते हैं। तो MySQL के अंदर लेट्स सपोज हमने अपना एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया, इसे रीनेम कर देते हैं। जैसे हम अपनी शीट को रीनेम कर देते हैं, तो लेट्स सपोज हम अपने कॉलेज का एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। कॉलेज के डेटाबेस में हमारी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। तो डेटाबेस तो कॉलेज हो गया, पर डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं। तो एक टेबल हो गई हमारी स्टूडेंट टेबल। इसके अलावा कल को हम चाहें तो अपनी टीचर टेबल भी बना सकते हैं। टीचर टेबल में हर टीचर के पास अपनी एक आईडी हो सकती है, हर टीचर का अपना एक इंडिविजुअल नाम हो सकता है और हर टीचर का अपना एक सब्जेक्ट होता है जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ाते हैं। तो इसे भी हाईलाइट कर देते हैं। आईडी के लिए लेट्स सपोज टीचर की ID 1 है, यहाँ पर टीचर की ID 2 है, यहाँ पर टीचर की ID 3 है। टीचर्स के हम कुछ कुछ नाम दे सकते हैं। हम इस तरीके से अपने नाम लिख देते हैं। तो ये हमारे 3 टीचर्स के नाम हो गए एंड इनके हम सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं कि कोई इंग्लिश पढ़ाता है, कोई हमें कंप्यूटर साइंस पढ़ाता है, इसके अलावा कोई लेट्स सपोज हमें मैथ पढ़ाता है। तो ये सारे के सारे हमारे टीचर्स के नाम हो गए। तो ये क्या हो गई, ये एक और इंडिविजुअल हमारी टेबल हो गई। तो हमारा डेटाबेस होता है, जैसे कॉलेज का डेटाबेस है, उसके अंदर हमारी मल्टीपल टेबल्स होती हैं और उन टेबल्स के अंदर हम अपना डेटा इस तरीके से स्टोर करवाते हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि MySQL का सर्वर हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसे आगे देखेंगे कि हम कैसे इंस्टॉल करते हैं और सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अभी के लिए बस हम इमेजिन कर रहे हैं कि डेटाबेस कैसा दिखता होगा। तो एक तो हमारा कॉलेज का डेटाबेस है। कल को मान लेते हैं यही सेम कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए एक और डेटाबेस डिज़ाइन करवाती है, हमारे पास XYZ कोई कंपनी आती है और ये उस XYZ कंपनी का डेटाबेस है। अब ऐसा तो है नहीं कॉलेज के डेटाबेस में ही हम कंपनीज के एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देंगे, ऐसा नहीं होता। हर किसी एंटिटी की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम अलग डेटाबेस बनाते हैं। जैसे कंपनी अपना डेटा अलग रखना चाहेगी, वो किसी कॉलेज के साथ अपने डेटाबेस को क्यों स्टोर करेगी, अपने डेटा को क्यों स्टोर करेगी? तो कंपनी किसी कॉलेज के डेटा के साथ अपने डेटा को मिक्सअप नहीं करना चाहेगी, तो इसीलिए कंपनी अपना अलग से डेटा बनाती है, जिसके अंदर वो एम्प्लॉय नाम की टेबल बनाती है। हर एम्प्लॉय की ID होगी, हर एम्प्लॉय का नेम होगा, हर एम्प्लॉय की अलग अपना कोई डेजिग्नेशन या इसको रोल कह लेते हैं, हर एम्प्लॉय का अपना कोई रोल होगा, हर एम्प्लॉय की अपनी एक सैलरी होगी। तो इस तरीके से हमारी टेबल बन जाएगी। टेबल के अंदर लेट्स सपोज ये हमारी ID हो गई, ये हमारा नेम हो गया, हमारा रोल हो गया कि यहाँ पर HR का रोल है, सैलरी कितनी है, सैलरी लेट्स सपोज इट्स 35,000। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है वो इस टेबल के अंदर आकर स्टोर करा दी। तो ये क्या हो गया, ये एक सेकंड डेटाबेस हो गया कंपनी का, एंड इसके अंदर एम्प्लॉय नाम की टेबल होगी जिसके अंदर अलग इन्फॉर्मेशन है। कल को हो सकता है फाइनेंस डिपार्टमेंट की या कंपनी रिलेटेड या टैक्स रिलेटेड इसमें एक और टेबल बन जाए। इसके अलावा कल को मान लो यही सेम कंपनी जो डेटाबेसेस बना रही है, जो हम हैं, हमें इंस्टाग्राम का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि हमें इंस्टाग्राम के लिए डेटाबेस बनाना है। तो अब ऐसा तो है नहीं इंस्टाग्राम का डेटा हम किसी दूसरी कंपनी या अपने कॉलेज के साथ मिक्सअप करेंगे, हम इंस्टाग्राम का डेटा अलग से बनाएंगे। तो इंस्टाग्राम के अंदर एक यूज़र नाम की टेबल हो सकती है, हर यूज़र का ID होगा, यहाँ पर हर यूज़र का नेम होगा, हर यूज़र का ईमेल होगा, हर यूज़र का पासवर्ड स्टोर्ड होगा। तो इस तरीके से कई सारी इन्फॉर्मेशन हर यूज़र के लिए स्टोर्ड होगी। तो हमारा जो MySQL होता है उसके अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस क्रिएट हो सकते हैं। हर इंडिविजुअल डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स बन सकती हैं और ये टेबल्स रिलेटेड होती हैं, ये टेबल्स इंटर रिलेटेड होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी के डेटा को हम मिक्सअप कर देंगे किसी कॉलेज के बच्चे के डेटा के साथ। वह एक सिंगल डेटाबेस के अंदर इंटर रिलेटेड टेबल्स होती हैं जिनका एक दूसरे के साथ कोई ना कोई लॉजिकल कनेक्शन हो। जैसे हमें पता है स्टूडेंट और टीचर का जो सेम कॉलेज के अंदर पढ़ाते हैं उनका कोई ना कोई रिलेशनल कनेक्शन है। तो इस चीज़ को अगर हमें इमेजिन करना है एक डेटाबेस को, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास हमारा डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर हमारे पास कई सारी टेबल्स हो सकती हैं। ये लेट्स सपोज दिस इज माय टेबल 1। इसके अलावा इसी सेम डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक और टेबल हो सकती है टेबल 2, एंड इसी के अंदर हमारे पास और भी कई सारी डिफरेंट टेबल्स हो सकती हैं। और ये जो टेबल्स होती हैं ये रिलेटेड टेबल्स होती हैं या इंटर रिलेटेड टेबल्स होती हैं, मतलब एक दूसरे के साथ इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि हम इलॉजिकल तरीके से कोई भी टेबल किसी भी डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देते हैं। और जैसे हमारा ये एक डेटाबेस है, ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस एग्जिस्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि जब हम टेबल की बात कर रहे हैं SQL के अंदर, तो टेबल कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर हमने एक टेबल का एग्जाम्पल लिया है जिसका नाम है यूज़र। अब यूज़र के अंदर कई सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, इसको हम इंस्टाग्राम के यूज़र की तरह इमेजिन कर सकते हैं। हर यूज़र के पास अपनी एक ID है, और ID क्या है, यूनिक ID है। हर यूज़र के पास अपना एक नेम है, अपना एक ईमेल है, अपने फॉलोअर्स का काउंट है, अपने फॉलोइंग का काउंट है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हर एक यूज़र के पास है। तो जब हम टेबल की बात करते हैं, टेबल के 2 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। एक कॉम्पोनेंट होता है हमारा कॉलम, तो ये हमारा कॉलम 1 हो गया, ये हमारा कॉलम 2 हो गया, ये हमारा कॉलम 3 हो गया, एंड इस तरीके से। तो कॉलम 1 के अंदर क्या स्टोर्ड है, ID स्टोर्ड है। कॉलम 2 के अंदर क्या स्टोर्ड है, नेम स्टोर्ड है। कॉलम 3 के अंदर हमारे पास ईमेल स्टोर्ड है। इसी तरीके से कॉलम 4 के अंदर फॉलोअर्स है, कॉलम 5 के अंदर फॉलोइंग है। तो कॉलम्स हमें क्या बताते हैं, कॉलम्स हमें हमारी टेबल का डिज़ाइन बताते हैं। टेबल का डिज़ाइन कहने का मतलब है कि हमारी टेबल के अंदर, ये जो हमारी यूज़र नाम की टेबल है, इसके अंदर क्या क्या डेटा है। टेबल के अंदर ID है, टेबल के अंदर नेम है, टेबल के अंदर ईमेल है, फॉलोअर्स हैं, फॉलोइंग है। किस तरीके का डेटा है वो डिज़ाइन होता है। एक्चुअल डेटा स्टोर्ड की बात नहीं कर रहे, स्टोर्ड किस तरीके का डेटा है, डिज़ाइन कह लो इसको, नहीं तो डेटाबेसेस की भाषा में इसको हम अपना स्कीमा कहते हैं। स्कीमा इज द डिज़ाइन ऑफ द टेबल। तो स्कीमा क्या है हमारी टेबल का, हमारी टेबल के अंदर हमारे पास ID है, हमारे पास नेम है, हमारे पास ईमेल है, हमारे पास हमारे फॉलोअर्स है, एंड हमारे पास हमारे फॉलोइंग का काउंट है। तो ये सारा क्या है, ये सारा का सारा हमारे टेबल का डिज़ाइन है, यानी हमारे कॉलम्स है। उसके बाद आती हैं हमारी रोज़। रोज़ कहने का क्या मतलब होता है, रोज़ मतलब ये एक हमारी एक पर्टिकुलर रो है जिसके अंदर एक यूज़र का डेटा स्टोर्ड है, ये दूसरी रो है जिसके अंदर सेकंड यूज़र का डेटा स्टोर्ड है।
तो रोज हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, जिनके अंदर एक पर्टिकुलर यूजर की हमें इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। जैसे फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास ID1 है, नेम एडम है, adam@yahoo.in हमारी ईमेल है, ये फॉलोअर्स का अकाउंट है, ये हमारे फॉलोइंग का अकाउंट है। तो ये एक यूजर का डेटा हम किसी ना किसी रो से निकाल सकते हैं। और ये जो हमारी रोज होती हैं, इन रोज को डेटाबेसेस की भाषा में हम टपल कहते हैं। जब भी आपको टपल वर्ड सुनाई दे एसक्यूएल के अंदर, टपल का मतलब होता है एक सिंगल रो। तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है डिजाइन, यानी हमारे कॉलम्स के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, और रोज होती है एक सिंगल व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन या एक सिंगल एंटिटी की इन्फॉर्मेशन, जो हमारी टेबल का नाम है जैसे यूजर। तो एक सिंगल यूजर की इन्फॉर्मेशन एक सिंगल टपल होगा, यानी एक सिंगल रो होगी। तो इस तरीके से हमारी डेटाबेसेस के अंदर सारी की सारी टेबल्स और उनके अंदर का डेटा दिखाई देता है। अब डेटाबेसेस के साथ एक्चुअली काम करने के लिए हमें दो चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिनको इंस्टॉलेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन और लिंक आपको दिया हुआ है। सबसे पहली चीज़ जो हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी वो होगा हमारा MySQL का सर्वर। इसी सर्वर के ऊपर हमारे सारे के सारे डेटाबेसेस क्रिएट होंगे और उन डेटाबेसेस के अंदर की हमारी टेबल्स क्रिएट होंगी। अब ये तो हो गया MySQL का सर्वर। MySQL के सर्वर को स्टार्ट करके हम अपने डेटाबेस को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। पर क्योंकि हम एज अ बिगिनर अपने SQL को सीख रहे हैं, तो SQL को एक्सेस करने के लिए हम एक चीज़ इंस्टॉल करेंगे, ऐप इंस्टॉल करेंगे, MySQL वर्कबेंच। ये दोनों ही हमें MySQL प्रोवाइड करते हैं, यानी ऑफिशियली हम दोनों को यूज़ करते हैं। तो चाहे आप विंडोज सिस्टम के अंदर हैं, चाहे आप मैक सिस्टम के अंदर है, दोनों के लिए हमने इंस्टॉलेशन दिया हुआ है। इन दो चीज़ों को एक बार हमें जाके इंस्टॉल करना है एंड उसके बाद हम अपने डेटाबेसेस के साथ चेंजेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी तक जितनी भी हमने डेटाबेसेस की बात की है, ये सारी हमारी थ्योरेटिकल बातें हैं। हमने सिर्फ इमेजिन किया कि डेटाबेस कैसे दिखाई देता होगा, उसकी थ्योरी पढ़ी है। पर डेटाबेसेस को एक्चुअली प्रैक्टिकली बनाकर उसके डेटा को मैनिपुलेट करके एक्सेस करके देखने के लिए हमें इन दो चीज़ों को इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल डेटाबेसेस के ऊपर काम करेंगे। तो अब हम SQL को इंस्टॉल करने वाले हैं विंडोज़ के अंदर। तो हम इस लिंक पर जाएंगे www.mysql.com। यहाँ से हमें डाउनलोड्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम डाउनलोड्स पर पहुँच जाएंगे, हमें स्क्रॉल करना है और लास्ट में हमें MySQL कम्युनिटी डाउनलोड्स का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे लिए विंडो खुलेगी। इस विंडो में हमें MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज़ पर जाकर क्लिक करना है। तो हमारे लिए ये पेज अपीयर होगा। इस पेज पर जाकर हमें अपने सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे लिए विंडो अपीयर होगी। इस विंडो में हमें लॉग इन साइन अप करने को बोल रहा है, पर हमें उसमें से कुछ नहीं करना। हमें नीचे वाले ऑप्शन पर जाना है, नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे लिए हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड स्टार्ट हो जाए इंस्टॉलर पर, फिर डाउनलोड होने के बाद हमें डबल क्लिक करना है तो वो हमारे लिए खुल जाएगा एंड इस तरीके की विंडो हमारे लिए अपेयर होगी। तो इंस्टॉलर के अंदर सबसे पहले तो अगर हमें SQL को सिर्फ सर्वर की तरह यूज़ करना है तो हम सर्वर ओनली चूज़ कर सकते हैं, क्लाइंट की तरह यूज़ करना है तो क्लाइंट ओनली चूज़ कर सकते हैं, या यहाँ पर आपके लिए एक डेवलपर ओनली का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर डेवलपर ओनली का ऑप्शन नहीं आ रहा तो फिर हम फुल वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फुल वाले ऑप्शन पर जाएंगे एंड क्लिक करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका डाउनलोड हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। इसके बाद दोबारा से नेक्स्ट, दोबारा से एग्जीक्यूट एंड सारी चीज़ें एक एक करके एग्जीक्यूट होंगी, दोबारा से नेक्स्ट एंड इस पर जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे एंड यहाँ पर हमें अपने MySQL के लिए अपना रूट पासवर्ड सेट करना है। ये हमारे सिस्टम का पासवर्ड, कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं होने वाला, ये सिर्फ MySQL के लिए पासवर्ड होने वाला है। तो यहाँ एक अच्छा सा यूनिक पासवर्ड हम जाकर सेट कर सकते हैं और उसे याद रखना है, नोट कर लेना है, इसको हम बाद में यूज़ कर रहे होंगे। तो एक ठीक ठाक पासवर्ड हमने सेट कर लिया है। दोबारा जाकर हम नेक्स्ट कर लेंगे एंड एग्जीक्यूट, दोबारा से नेक्स्ट एंड फाइनली जाकर इसे कर देंगे फिनिश एंड लास्ट में जाकर सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हमें अपना पासवर्ड एंटर करना है जिसको अभी हमने सेट किया था। इसको एंटर कर लिया, इसको चेक कर लेंगे तो कनेक्शन सक्सीडेड एंड नेक्स्ट करके फिनिश करने से पहले हम चाहें तो एक ऑप्शन को अनटिक कर सकते हैं विच इज स्टार्ट MySQL शेल आफ्टर स्टार्टअप। अब इस ऑप्शन को अगर हमने अनटिक नहीं भी किया तो भी कोई एरर नहीं आएगा, सिर्फ MySQL शेल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी हम चाहते हैं ना स्टार्ट हो तो इसको अनटिक कर लेते हैं और फिर हम कर देते हैं फिनिश अपने प्रोसेस को। तो इस तरीके से MySQL वर्कबेंच हमारे लिए खुल जाएगा। जैसे ही MySQL वर्कबेंच खुलेगा, यहाँ पर कनेक्शंस के अंदर हमारे पास ऑलरेडी कनेक्शन बना हुआ आएगा लोकल इंस्टेंस MySQL करके। अगर हमारे पास ऐसा कोई कनेक्शन बना हुआ नहीं आता तो भी टेंशन की बात नहीं है, हमें सिंपली ऊपर वाले प्लस आइकन पे क्लिक करना है और वहां से अपने लिए एक नया कनेक्शन बनाना है। नया कनेक्शन बनाने के लिए हमारे पास ये विंडो खुलेगी और इसमें सबसे पहले हमें अपने कनेक्शन का नाम लिखना है, तो हम इसे न्यू कनेक्शन कह देते हैं। उसके बाद हमें पासवर्ड के अंदर जाकर स्टोर इन वॉल्ट पर क्लिक करना है, यानी हम अपना पासवर्ड सेव करवाना चाहते हैं फॉर MySQL। तो यहाँ पर जो पासवर्ड हमने सेट किया था उसको हमें दोबारा री एंटर करना है। हम क्लिक करेंगे ओके पर। जैसे हमने ओके पर क्लिक किया हम फिर टेस्ट करेंगे तो हमारे पास
आना चाहिए सक्सेसफुली मेड द माई एसक्यूएल कनेक्शन। जैसे ही हमारे पास सक्सेसफुली कनेक्शन फॉर्म हो गया, हम दोबारा से अपने ओके पर क्लिक करेंगे और वो कनेक्शन अब हमें दिखाई दे रहा है। किसी भी कनेक्शन को ओपन करने के लिए हम उस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो हमारे लिए ये विंडो अपीयर होगी एंड इसी विंडो के ऊपर हम अपना सारा माई एसक्यूएल का कोड लिखेंगे। इस विंडो में कई सारे ऑप्शन है। लेफ्ट में हमें नेविगेटर का ऑप्शन दिख रहा होगा। हम इसके अलावा अपनी विंडोज़ को रीसाइज कर सकते हैं। ये जो राइट वाली हमारे लिए छोटी सी विंडो है, ये हमारे ज़्यादा काम की नहीं होगी, तो इसको हम चाहें तो क्लोज भी कर सकते हैं। एंड ये हमारा जो सेंटर एरिया है, ये वो एरिया है जिसके ऊपर हम अपनी कमांड्स को लिखने वाले हैं। यानी अगर हमारी सिलेक्ट कमांड होगी, क्रिएट कमांड होगी, डिलीट कमांड होगी, सारी कमांड हम इस क्वेरी वाली जो फाइल है इसके अंदर लिखने वाले हैं। इसके अलावा ऊपर भी काफ़ी सारे ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं जहाँ हम एसक्यूएल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, नई डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, पर वो हमें ऊपर से नहीं करने, हमें वो क्या करने हैं, कमांड्स की हेल्प से क्रिएट करने हैं। तो इस तरीके से हमने अपना पूरा वर्कबेंच सेटअप कर लिया है जहाँ हम अपनी एसक्यूएल क्वेरीज लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं माई एसक्यूएल के इंस्टॉलेशन का ऑन आवर मैक सिस्टम। अब मैक सिस्टम के ऊपर अगर हम हैं तो हमें इस लिंक पर जाना है। इस लिंक पर हम जाएंगे अपने किसी भी ब्राउजर के ऊपर एंड हमारे लिए ये पेज खुल जाएगा। इस पेज पर हमें इस डाउनलोड्स वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। जैसे ही हम डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे, हम एक दूसरे पेज की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इस पेज में हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है एंड हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा माई एसक्यूएल कम्युनिटी डाउनलोड्स का। तो हमें क्या करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर हम जाने वाले हैं माई एसक्यूएल कम्युनिटी सर्वर पर। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे लिए ये पेज खुल जाएगा। अब इस पेज में हमें दिख रहा है कि हम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं। हम मैक ओएस के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक ओएस 13 DMG आर्काइव। इसको हम कर देंगे डाउनलोड। ये पेज खुल जाएगा। इस पेज पर जाकर ना में लॉगिन करना है, ना में साइन अप करना है। हम सीधा कर सकते हैं नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। एंड इस तरीके से हमारा जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो गया है। एंड इसको डाउनलोड होने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, डिपेंडिंग अपॉन हमारा किस तरीके का नेटवर्क है। अब जहां हमने इसे डाउनलोड किया था, हम इसे ओपन करेंगे एंड इस तरीके से हमारे लिए हमारा पैकेज खुल जाएगा। इस पर करने वाले हैं डबल क्लिक। तो डबल क्लिक करते ही इस तरीके से हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेट अस अलाउ करने के बाद हम यहाँ करने वाले हैं कंटिन्यू। उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू एंड इसके लिए हम करेंगे अग्री एंड इसे करने वाले हैं इंस्टॉल। अब इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले तो हमें अपने सिस्टम का पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, जो भी हमने अपने सिस्टम के लिए सेट किया है। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। अब हम क्लिक करने वाले हैं नेक्स्ट पर और अब हमें एक अच्छा पासवर्ड सेट करना है अपने डेटाबेस के लिए। तो हम एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे। फिनिश एंड दोबारा से अपने सिस्टम का पासवर्ड जो है उसे हम एंटर करने वाले हैं एंड क्लोज। इसे कर सकते हैं मूव टू बिन। अब हमने माई एसक्यूएल कम्युनिटी सर्वर को इंस्टॉल कर लिया है। अब हम एक और टूल इंस्टॉल करने वाले हैं फ्रॉम माई एसक्यूएल, जिससे हम अपने सर्वर को मैनेज कर सके। तो उसके लिए हम दोबारा से अपने मेन पेज पर जाएंगे, बैक एंड दोबारा से हमें जाना है अपने mysql.com पर। यहाँ से अब जाएंगे हम डाउनलोड्स के अंदर। डाउनलोड से वापस स्क्रॉल करेंगे MySQL कम्युनिटी के अंदर एंड यहाँ से अब हम डाउनलोड करने वाले हैं MySQL वर्कबेंच को। इस पर करेंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक किया तो ये पेज हमारे लिए खुल जाएगा एंड यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे अपने डाउनलोड पर एंड दोबारा से नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। तो हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, हम इस फाइल पर कर सकते हैं डबल क्लिक एंड वर्कबेंच, जो MySQL वर्कबेंच हमने इंस्टॉल किया है वो हमारे लिए अब खुलेगा। तो इस तरीके की विंडो हमें दिखाई देगी। इस विंडो पर जाकर हमें इसे क्लिक करना है और इसे ड्रैग करके अपने एप्लीकेशंस फोल्डर के अंदर डाल देना है। इसे हम कर देते हैं क्रॉस। अब हमारा इंस्टॉलेशन जैसे ही खत्म हो जाएगा, हम सर्च करेंगे फॉर MySQL वर्कबेंच। तो इसे हमने कर लिया एंटर एंड क्योंकि हम फर्स्ट टाइम अपनी कोई ऐप खोल रहे हैं जिसको हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, मतलब इस ऐप को फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं, तो हम ओपन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम वर्कबेंच को खोलेंगे, हमारे लिए ये विंडो ओपन होगी जिसमें हो सकता है पहले से ही हमारे लिए एक MySQL कनेक्शन बना हुआ हो। और अगर आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ऐसा बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। हम अपने नए MySQL कनेक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करना है, इस प्लस आइकन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे लिए विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर हम अपने कनेक्शन का नाम दे सकते हैं, लोकल इंस्टेंस 2 इसे कह देते हैं। कनेक्शन मेथड सेम रखेंगे, होस्ट नेम पोर्ट नेम सेम रखेंगे, रूट नेम सेम रखेंगे एंड अपने पासवर्ड को अब एंटर कर देंगे, जो पासवर्ड हमने सेट किया था। इसको हमने कर दिया ओके एंड एक बार अपने कनेक्शन को हम टेस्ट कर लेते हैं। इसे कर लेते हैं कंटिन्यू एनीवे। तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है सक्सेसफुली मेड द कनेक्शन। इसको कर लेते हैं ओके एंड यहाँ पर जाकर दोबारा से ओके किया तो हमारे लिए एक नया कनेक्शन फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से हम अपने कनेक्शंस फॉर्म कर सकते हैं एंड जो भी हमारा कनेक्शन है इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे
तो इसको कर देते हैं कंटिन्यू एनीवे। तो इस तरीके की विंडो हमारे लिए खुल जाएगी। यहाँ लेफ्ट में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। ये हमारी क्वेरी लिखने की जगह है जो मिडिल में आ रही है। राइट साइड में कुछ कॉन्टेक्स्ट, हेल्प, स्निपेट्स जैसी चीज़ें हमें दिखाई दे रही होंगी। एंड नीचे हमारे पास एक्शन आउटपुट वाली विंडो होगी। अब हमारी जो क्वेरीज हैं वो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। यहाँ दिख भी रहा है क्वेरी 1। जैसे लेट्स सपोज हमें एसक्यूएल की कोई सिलेक्ट क्वेरी लिखनी है या फिर अपडेट क्वेरी लिखनी है, कोई और क्वेरी लिखनी है, वो सारी की सारी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अब हम फाइनली शुरुआत करेंगे कि एक्चुअल डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है, उसको क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे एसक्यूएल क्वेरीज काम करती हैं हमारे डेटाबेसेस के साथ। अब इंस्टॉलेशन के बाद जब हम अपने माई एसक्यूएल वर्कबेंच को फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। इसमें ऑलरेडी एक कनेक्शन हमारे पास फॉर्म्ड होगा। अगर हमारे पास इस तरीके का कोई भी इंस्टेंस नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, हम खुद से अपने माई एसक्यूएल के कनेक्शंस बना सकते हैं। एक कनेक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने कनेक्शन का नाम लिखेंगे, इसे कह देते हैं डेल्टा कनेक्शन। एंड फिर हम अपने पासवर्ड वाले ऑप्शन पर जाएंगे, स्टोर इन कीचेन। तो यहाँ पर हम अपना वो पासवर्ड सेट करेंगे जिसे हमने अपने डेटाबेस के लिए ओरिजिनली सेट किया था। इसको कर देते हैं ओके। एंड यहाँ से सबसे पहले अपने कनेक्शन को टेस्ट करेंगे। टेस्ट कनेक्शन पर जाने के बाद इस तरीके की वार्निंग अगर आती है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। हमें करना है कंटिन्यू एनीवे। कंटिन्यू एनीवे किया तो हमारे पास आ गया सक्सेसफुली मेड द माई एसक्यूएल कनेक्शन। अगर कनेक्शन फेल हो रहा है तो उसमें आपको देखना है कि आपका सर्वर ऑलरेडी वर्किंग है क्या। वैसे अगर हमने बिल्कुल बेसिक से इंस्टॉल किया, अगर आपने पहले एसक्यूएल को यूज़ नहीं किया था तो 99.99 केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। क्लिक कर देते हैं ओके एंड यहाँ पर भी ओके। तो हमारा नया डेल्टा कनेक्शन हमें दिखाई दे रहा है और हमारा जो माई एसक्यूएल का सर्वर है वो कौन से पोर्ट पे रन कर रहा है, वो इस पोर्ट पे रन कर रहा है, ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले वाला जो ऑटोमेटिकली था वो हमारे लोकल होस्ट 3306 पे रन कर रहा था। ये हमने एक और कनेक्शन फॉर्म कर लिया, अपने डेल्टा कनेक्शन को हम ओपन कर सकते हैं। जैसे ही डबल क्लिक करके ओपन करेंगे इस तरीके की विंडो हमें दिखाई देगी। इसमें कई सारे ऑप्शंस है। एक हमारे पास लेफ्ट में यहाँ पे एडमिन का ऑप्शन आ रहा होगा। इनफैक्ट शुरुआत में स्क्रीन कुछ ऐसी होगी, ये एडमिन के कुछ कुछ ऑप्शंस होंगे यहाँ पर। बेसिकली यहाँ से हम अपने सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं, उसे शट डाउन कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं काफ़ी सारी। फिर हमारे पास एक स्कीमास का ऑप्शन होगा। स्कीमास के अंदर हम सारे के सारे अपने डेटाबेसेस को, अपनी टेबल्स को, सारी चीज़ों को रिलेटेड टू एसक्यूएल देखते हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे पास पहले से एक डेटाबेस बना हुआ आता है जिसका नाम है सिस यानी ये हमारा इंटरनल माई एसक्यूएल का डेटाबेस है जिसके अंदर सिस्टम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। टेबल्स के अंदर इसके पास एक सिस कॉन्फिग नाम की टेबल है। हमें इस डेटाबेस को कभी नहीं छेड़ना और इसके साथ हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ऊपर हमारे पास कुछ कुछ ऑप्शंस आते हैं। इस ऑप्शन से हम अपनी माई एसक्यूएल की नई एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यानी जितनी भी कमांड्स हैं हमारी एसक्यूएल की हम उनको चाहें तो एक सिंगल फाइल के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ से हम डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें। राइट में हमारे पास कुछ कुछ ऑप्शंस आते हैं पर इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से इस बटन पे क्लिक करके हम अपने राइट वाला पैनल हाइड कर सकते हैं। बॉटम में हमें दिखाई देता है कि हमने क्या क्या कमांड रन की एसक्यूएल की और वो सक्सेसफुली रन की या उसमें कोई एरर आ गया। अभी के लिए चाहे तो इसे हाइड भी कर सकते हैं, चाहे तो इसे शो भी कर सकते हैं। और ये जो बीच वाली विंडो है ये हमारी मेजर विंडो होगी, यानी हमारी क्वेरी 1 नाम की जो फाइल है इसके अंदर हम अपनी सारी की सारी कमांड्स को लिखने वाले हैं विच आर रिलेटेड टू एसक्यूएल। हम चाहें तो इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। लेट्स मेक इट 130। तो हमारी कमांड्स हमें थोड़ी सी बड़ी होकर दिखाई देंगी। हम चाहें तो और इंक्रीज कर सकते हैं टू 160 टू मेक आवर कमांड्स लार्जर। अब जब भी हम एसक्यूएल लिखते हैं हम एसक्यूएल को या तो अगर हमें पूरी की पूरी फाइल को एक साथ रन करना है तो उसके लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। पर अगर एक टाइम पर हम एक ही कमांड रन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा ये जो सेकंड ऑप्शन होता है विच इज एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर, यानी जितने पार्ट को हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उतने ही पार्ट को हम चाहें तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम इस ऑप्शन को प्रेफर करेंगे अपने एसक्यूएल कमांड्स को रन करने के लिए। अब सबसे पहले अपने डेटाबेसेस का एक छोटा सा हम डेमो देखने वाले हैं जिसमें कुछ कुछ बेसिक कमांड्स को हम रन करके देखेंगे। इन कमांड्स को हम बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बस अभी के लिए कुछ बेसिक सी कमांड्स हैं। सबसे पहले हम अपने पहले डेटाबेस को बनाकर देखेंगे। हम क्या करेंगे, लेट्स मेक अपना कॉलेज का डेटाबेस। इस कॉलेज के डेटाबेस के अंदर हम अपने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करवाएंगे और ये जो स्टूडेंट क्या होने वाला है, ये स्टूडेंट हमारी टेबल होगी एंड कॉलेज हमारा डेटाबेस होगा। जिस तरीके की चीज़ हमने अपने इस एक्सेल शीट के अंदर बनाई थी, हमने कॉलेज नाम का एक डेटाबेस बनाया था और हमने स्टूडेंट नाम की अपना ये एक टेबल बनाई थी, फिर हमने टीचर नाम की अपनी एक टेबल बनाई थी। तो उस तरीके का कुछ हम यहाँ पर करेंगे। किसी भी नए डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम कमांड लिखते हैं, ये हमारी एसक्यूएल की कमांड है। हम कमांड लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस।
हम चाहें तो इन्हें क्रिएट डेटाबेस स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, और फिर हम लिखते हैं अपने डेटाबेस का नाम। तो जैसे लेट्स सपोज हमें अपनी कमांड लिखनी है क्रिएट डेटाबेस एंड हम अपने डेटाबेस को नाम देना चाहते हैं कॉलेज। तो हम इतने पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने कर्सर से एंड इस सेकेंड ऑप्शन पर जाएंगे और इसको कर देंगे एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट कर दिया तो ये कह रहा है सक्सेसफुल, यानी यहाँ ग्रीन टिक दिखाई दे रहा है। एक्शन क्या था? क्रिएट डेटाबेस कॉलेज। अब यहाँ से जाके हम रिफ्रेश ऑल कर लेंगे तो अब हमें हमारा डेटाबेस दिखाई देने लग जाएगा। ये हमारा कॉलेज वाला डेटाबेस है जिसके अंदर भी कोई टेबल्स नहीं है, पर हमारा कॉलेज वाला डेटाबेस क्रिएट हो गया। हम चाहें तो अपना ये XYZ कंपनी वाला डेटाबेस भी बना सकते हैं। इस बार स्मॉल में अपनी कमांड्स लिख देते हैं, क्रिएट डेटाबेस एंड इसे कह देते हैं XYZ _ कंपनी। जो भी हमारी SQL की कमांड्स होती हैं उन सारी कमांड्स को एक कमांड के एंड पे हम हमेशा सेमीकोलन लगाते हैं, काइंड ऑफ लाइक जावास्क्रिप्ट। जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कमांड लिखने के बाद हम अपना सेमीकोलन लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पर होता है। इस सेकेंड लाइन को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसे भी कर देंगे रन। तो रन किया तो सक्सेसफुल हो गया। यहाँ आके दोबारा से स्कीमाज में रिफ्रेश कर लेंगे तो हमारा सेकंड डेटाबेस हमें दिखाई दे रहा है। अब SQL केस इनसेंसिटिव होती है, उसके अंदर हम कैपिटल में चीज़ें लिखेंगे वो भी वर्क करेंगी, स्मॉल में लिखेंगे वो भी वर्क करेंगी, बट जनरली ताकि हम हाईलाइट कर पाएँ कि हम SQL की कमांड्स लिख रहे हैं तो हम कैपिटल के अंदर चीज़ों को लिख कर देख रहे होंगे। और इसमें साथ में जो भी हमारा नाम होता है, जैसे डेटाबेस का नाम हो गया, जैसे टेबल का नाम हो गया, ये सारी चीज़ें हम जनरली स्मॉल में लिखना प्रेफर करेंगे, नहीं तो इनको भी हम चाहें तो किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट, अगर हमें किसी भी डेटाबेस को डिलीट करना होता है तो डेटाबेसेस को या किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप कमांड को यूज़ करते हैं। हम लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस और फिर अपने डेटाबेस का नाम जिसको भी हम डिलीट करना चाहते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम इस XYZ कंपनी नाम के डेटाबेस को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कमांड लिख सकते हैं, हम लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस XYZ कंपनी। इसे कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट जैसे ही किया हमारा डेटाबेस डिलीट हो गया एंड वो यहाँ से स्कीमास से भी ऑटोमेटिकली जाकर हट जाएगा। अब अगर किसी भी डेटाबेस के अंदर हम अपनी टेबल्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें अपने डेटाबेस को यूज़ करना पड़ेगा। हमें अलग से स्पेसिफाई करना पड़ता है कि अगर मुझे टेबल को क्रिएट करना है तो उस टेबल को हम कौन से डेटाबेस में क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं। तो जिस भी डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करते हैं उससे पहले हमें लिखना पड़ता है यूज़ और फिर उस डेटाबेस का नाम। जैसे यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम कॉलेज नाम के डेटाबेस के अंदर टेबल्स को क्रिएट करना स्टार्ट करें, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं यूज़ एंड फिर अपने कॉलेज का नाम। तो इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो इसका मतलब है कि अब हम अपने कॉलेज डेटाबेस के अंदर आ गए, जो यहाँ पे हाईलाइट हो गया होगा, और उसके अंदर हम अपनी टेबल्स को क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब अपनी टेबल्स को क्रिएट करने के लिए हम अपनी क्रिएट कमांड को यूज़ करते हैं, क्रिएट टेबल, और फिर हम अपनी टेबल का नाम लिखते हैं और टेबल के अंदर क्या क्या हमारा स्कीमा होने वाला है, टेबल के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि हमारा स्कीमा क्या होने वाला है, मतलब हमारी टेबल का डिज़ाइन क्या होने वाला है, या फिर इसे कह सकते हैं कि हमारी टेबल के अंदर हम किन किन कॉलम्स को क्रिएट करने वाले हैं। तो उसे डिफाइन करने के लिए हम पेरेंथेसिस के अंदर अपने हर एक कॉलम का नाम लिखते हैं और फिर हम उस कॉलम का डेटा टाइप लिखते हैं। डेटा टाइप हमें बताता है कि उस कॉलम के अंदर किस तरीके का डेटा स्टोर होगा, क्या उसके अंदर नंबर स्टोर होंगे, क्या उसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर होगी, क्या उसके अंदर डेट स्टोर होने वाली है, क्या उसके अंदर टाइम स्टोर होने वाला है। तो इस तरीके से SQL के पास बहुत सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं जिनको हम बाद में पढ़ रहे होंगे, पर अभी के लिए इस तरीके का हमारे पास डेटा टाइप होता है। साथ में हम चाहें तो हम कंस्ट्रेंट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करना ऑप्शनल होता है। कंस्ट्रेंट हमारे किसी भी डेटा के ऊपर रूल्स होते हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं। कंस्ट्रेंट्स को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए कंस्ट्रेंट्स को हम इग्नोर करते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, हमें एक टेबल बनानी है स्टूडेंट नाम से, जिसमें हमें कॉलम नेम बनाने हैं और जिसमें हमें उनका डेटा टाइप लिखना है। जैसे लेट्स सपोज हम अपने स्टूडेंट के लिए इस टेबल की बात कर रहे हैं, ये जो हमने एक्सेल में टेबल बनाई थी यही सेम टेबल हम बनाना चाहते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लिखेंगे क्रिएट टेबल एंड टेबल के अंदर हम टेबल को नाम देंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल के अंदर हमारा पहला जो कॉलम होने वाला है ये होगा रोल नंबर। तो पहले कॉलम को हमने नाम दे दिया रोल नंबर और इसके अंदर डेटा टाइप क्या होने वाला है, अभी के लिए हमारा एक इंट डेटा टाइप होता है जो इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कराता है। उसके बाद सेकंड कॉलम का नाम हो जाएगा हमारे पास नेम, तो इसको नाम दे देंगे नेम। और हमारे पास स्ट्रिंग्स के लिए एक varchar नाम का डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग का साइज डिफाइन कर सकते हैं। एंड तीसरा हो जाएगा हमारे पास एज को दे देंगे एंड इसके अंदर भी हम अपनी इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करवाएंगे। तो डिफरेंट
अपने कॉलम्स को डिफाइन करने के लिए हम इन्हें कॉमा से सेपरेट करते हैं और इस तरीके से अपनी टेबल को हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ सैम्पल देख रहे हैं टेबल को क्रिएट करने का, इनको हम बाद में इस कमांड को टोटली डिटेल में पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स को भी, कंस्ट्रेंट्स को भी। अभी सिर्फ हम एसक्यूएल को यूज़ करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी टेबल को क्रिएट करने के लिए वी कैन राइट क्रिएट टेबल। हमारी टेबल का नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर हमारे पास सबसे पहले आएगा हमारा रोल नंबर, जिसका टाइप होगा इंट, या इसे सिंगल भी लिख सकते हैं, कॉमा। उसके अलावा एक हमारे पास नेम हो जाएगा, जिसको हम डिफाइन कर देंगे कि इसके अंदर 30 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, और एक हो जाएगा हमारे पास हमारी एज, ये भी होगा हमारा इंटीजर टाइप। तो इस तरीके से हमारी क्रिएट टेबल कमांड हो गई। इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से इसे रन कर सकते हैं। जैसे ही एग्जीक्यूट किया, अब हमारे कॉलेज के अंदर जैसे ही हम स्कीमास को रिफ्रेश करेंगे, एक नई टेबल क्रिएट हो गई, और इस नई टेबल के अंदर हम देखेंगे तो हमारा स्टूडेंट टेबल है। कॉलम्स क्या क्या है? कॉलम्स में एक रोल नंबर है, एक नेम है, एक एज है हमारे पास। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई भी देती हैं अगर हम देखना चाहते हैं तो। अब इस टेबल के अंदर अगर हम डेटा को एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी एक इंसर्ट कमांड होती है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो हम सिंपली लिखते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, फिर हम लिख सकते हैं हमारी वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या होंगी? पहले हम रोल नंबर बताएंगे 101, फिर हम लिखेंगे एडम, एंड एडम की एज है हमारे पास 12 के इक्वल। इसके अलावा हम एंटर कर सकते हैं रोल नंबर 102 बॉब, एंड बॉब की एज है हमारे पास 14 के इक्वल। तो अभी के लिए 2 ही स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन हम एंटर करने वाले हैं, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ एडम को हम एक स्ट्रिंग की तरह एंटर कर रहे हैं, तो इसे स्ट्रिंग फॉर्म में हम डाल देते हैं। अब इसे सिलेक्ट करते हैं और री एग्जीक्यूट कर देते हैं। री एग्जीक्यूट किया तो कॉलेज के अंदर सारा का सारा डेटा जो है एंटर हो गया। अगर हमें स्टूडेंट टेबल का डेटा किसी भी पॉइंट पर चेक करना है तो हम लिख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अपनी टेबल का नाम। तो डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, देखने के लिए हम इस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट किया तो ये हमारे पास हमारी पूरी टेबल आ गई। टेबल के अंदर रोल नंबर है कुछ इस तरीके से, हमारे पास नेम है, हमारे पास एज है, एंड ये 2 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर स्टोर कराई है अपने लिए। हम चाहें तो इस डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। तो इस तरीके से हमारा रोल नंबर 101 का डेटा है, 102 का डेटा है, इसे हम चाहें तो कर सकते हैं यहाँ से क्रॉस। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका कि कैसे हम डेटाबेसेस को क्रिएट करते हैं, डेटाबेसेस को कैसे हम यूज़ करते हैं, फिर उनके अंदर टेबल्स क्रिएट करते हैं, टेबल्स के अंदर डेटा ऐड करते हैं, और फिर उस डेटा को हम देख भी सकते हैं। अब इसी तरीके के बहुत सारे ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं, जिन एक एक ऑपरेशन को अब हम पढ़ने वाले हैं। इनमें से सबसे पहले ऑपरेशंस या क्वेरीज, इनको हम क्वेरीज कहते हैं या इनको हम एसक्यूएल कमांड्स कहते हैं, जिनको हम रन करते हैं, ये होती है हमारी डेटाबेस रिलेटेड क्वेरीज, यानी ओवरऑल डेटाबेस के अंदर हम क्या क्या एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इनमें से सबसे पहला होता है क्रिएट डेटाबेस, जिसमें हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। पर जब भी हम डेटाबेस को क्रिएट करने की कमांड लिखते हैं, उसके साथ में हम हमेशा ये चीज़ ऐड कर देते हैं, मतलब एक कंडीशन ऐड कर सकते हैं, इफ़ नॉट एग्जिस्ट। इफ़ नॉट एग्जिस्ट का मतलब है, इसको हम जावास्क्रिप्ट की इफ़ कंडीशन की तरह समझ सकते हैं कि अगर डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट नहीं करता तभी उसे क्रिएट करना। नहीं तो क्या होगा, लेट्स सपोज हमने ऑलरेडी अपने कॉलेज नाम के डेटाबेस को क्रिएट किया हुआ है। अब हम दोबारा से क्या लिखते हैं, दोबारा से हम लिख देते हैं क्रिएट डेटाबेस कॉलेज। इसे जब हम दोबारा से लिखकर सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। एरर इसलिए आएगा क्योंकि ये डेटाबेस तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इसे हमें दोबारा क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इफ़ नॉट एग्जिस्ट, तो उस केस में ये हमारी क्वेरी जो है सक्सेसफुली रन हो जाएगी, पर इसके अंदर कोई एरर नहीं आएगा, सिर्फ एक वार्निंग आएगी कि डेटाबेस पहले से था। तो इस बार वार्निंग हमें दिखाई देगी नीचे की तरफ, इसे हमें दोबारा क्रिएट नहीं करना। इसी तरीके से हम चाहे तो एक और डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कल को इंस्टाग्राम के लिए डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, इसे इंस्टाग्राम नाम दे देते हैं, इससे कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। अब यहाँ स्कीमा को जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एक और डेटाबेस आ जाएगा इंस्टाग्राम नाम से। इस इंस्टाग्राम डेटाबेस के अंदर भी हम अपनी चाहें तो टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास ड्रॉप डेटाबेस होता है, जिससे हम अपने डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं। जब हम ड्रॉप डेटाबेस एग्जीक्यूट करते हैं तब हम एक कंडीशन डाल सकते हैं, इफ़ एग्जिस्ट, मतलब डेटाबेस अगर एग्जिस्ट करता है तभी उसको ड्रॉप करना। ऐसा नहीं है कि डेटाबेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, ड्रॉप करने की हम कोशिश करें तो फिर एरर आ जाएगा। तो जैसे अगर हम अपने इंस्टाग्राम डेटाबेस को डिलीट करने की कोशिश करना चाहते हैं, या लेट्स सपोज हम अपने कॉलेज डेटाबेस को डिलीट करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ड्रॉप डेटाबेस इफ़ एग्जिस्ट, और यहाँ लिख देंगे कॉलेज, कि कॉलेज के डेटाबेस को तभी ड्रॉप करना है अगर वो एग्जिस्ट करता है। इसे रन किया, ये एग्जीक्यूट हो गया, तो हमारा कॉलेज का डेटाबेस यहाँ से डिलीट हो गया जाकर।
अब इसके साथ साथ हमारे पास शो डेटाबेसेस भी होता है, जो एक पॉइंट पे सारे के सारे डेटाबेसेस की इंफॉर्मेशन को शो करता है कि कितने डेटाबेसेस हैं अभी। तो हम लिख सकते हैं शो डेटाबेसेस, इसको कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो हमारे पास दिखाई दे रहा है कि डेटाबेसेस में एक हमारा MySQL वाला डेटाबेस है, एक परफॉर्मेंस स्कीमा है, एक सिस नाम का डेटाबेस है, इन्फॉर्मेशन स्कीमा है, ये सारे इंटरनल है। जो हमने क्रिएट किया है वो हमारा इंस्टाग्राम नाम का डेटाबेस है। साथ के साथ किसी भी डेटाबेस के अंदर अगर हम उसकी सारी टेबल्स को देखना चाहते हैं, जैसे लेट्स सपोज अगर हमें इंस्टाग्राम के डेटाबेस की सारी टेबल्स देखनी है, तो उसके लिए हम शो टेबल्स कमांड को कर सकते हैं एग्जीक्यूट। तो शो टेबल्स को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें यूज़ करना पड़ेगा अपने इंस्टाग्राम नाम के डेटाबेस को। तो इस डेटाबेस को पहले यूज़ करना स्टार्ट करते हैं और अब हम इसके अंदर लिख सकते हैं शो टेबल्स या इसे कैपिटल टेबल्स। सेलेक्ट कर लिया, एग्जीक्यूट किया। तो अभी क्या दिखा रहा है? अभी खाली दिखा रहा है क्योंकि इंस्टाग्राम के अंदर अभी हमने कोई भी टेबल क्रिएट नहीं की है, पर अगर कोई टेबल होती तो उसे यहीं पर दिखा रहा होता। इसे कर लेते हैं क्रॉस। तो ये सारी वो मेजर कमांड्स हैं जिनको हम डेटाबेसेस के साथ यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी टेबल्स की क्या क्या कमांड्स हैं। टेबल्स की क्वेरीज में हमारे पास जनरली जिन क्वेरीज को हम यूज़ करते हैं उसमें हमारी क्रिएट कमांड आ जाती है, जिससे हम किसी नई टेबल को क्रिएट करते हैं। इंसर्ट से हम उस टेबल के अंदर डेटा को ऐड करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं, टपल्स को, रोज को ऐड करते हैं। अपडेट से हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं। ऑल्टर से हम अपनी टेबल के स्कीमा को ऑल्टर कर सकते हैं, कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं। ट्रंकेट का मतलब होता है कि टेबल के अंदर का सारा डेटा डिलीट करके उसे खाली कर देना। डिलीट का मतलब होता है पूरी की पूरी टेबल को ही डिलीट कर देना। तो इन सारी कमांड्स को हम धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे। इनमें से सबसे पहली कमांड की बात करते हैं, विच इज़ द क्रिएट कमांड। टेबल को क्रिएट करने के लिए हम अपनी कमांड लिखते हैं क्रिएट टेबल, अपनी टेबल का नाम, फिर अपने कॉलम के नेम, फिर डेटा टाइप एंड इस तरीके से कंस्ट्रेंट्स। तो क्रिएट कमांड का काम होता है हमारी किसी भी टेबल के लिए उसका स्कीमा डिफाइन करना। स्कीमा या इसे कह सकते हैं उसके कॉलम्स डिफाइन करना। अगर हमें बताना है हमें इस टेबल को क्रिएट करना है तो इसके क्या कॉलम्स होंगे, हम उन्हें डिफाइन करने के लिए अपनी क्रिएट कमांड को यूज़ करते हैं। तो अगर हमें इस टेबल को बनाना है तो इस टेबल के अंदर हमें 5 चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी। 5 कॉलम्स होंगे, एक आईडी नाम से, नेम नाम से, ईमेल, फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग। अभी के लिए डेटा टाइप हम खुद से सेट करने वाले हैं, कंस्ट्रेंट हम खुद से सेट करने वाले हैं, तो उसको इग्नोर करना है। तो एक बार देखते हैं अपनी यूज़र टेबल को बनाकर। इतने वाले पार्ट को हम यहाँ से हटा लेते हैं, इसे भी हटा लेते हैं एंड हम इसे भी यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। अब अपनी यूज़र टेबल को क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे क्रिएट टेबल और फिर अपनी टेबल का नाम विच इज़ यूज़र। अब यूज़र टेबल के अंदर हम अपने कॉलम्स को क्रिएट करने वाले हैं। हमें अपने 5 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, तो इन सारे कॉलम्स का हम एक एक करके एक बार नाम लिख लेते हैं। एक हमारा आईडी कॉलम होने वाला है, एक हमारा नेम कॉलम होने वाला है, एक हमारी ईमेल होगी, एक हमारे फॉलोअर्स होंगे एंड एक हमारी फॉलोइंग होगी। अब इन सारे के सारे कॉलम्स के साथ हमें इनके डेटा टाइप्स लिखने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास MySQL के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, पर इनमें से जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं या जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम उनको कवर करेंगे। अब डेटा टाइप्स में सबसे पहले हमारे कैरेक्टर टाइप्स होते हैं। कैरेक्टर टाइप्स के अंदर एक हमारा कैर डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम स्ट्रिंग को स्टोर कराते हैं। इसके अंदर हम 0 से 255 कैरेक्टर्स तक की कोई भी स्ट्रिंग स्टोर करा सकते हैं। और ये जो कैर डेटा टाइप होता है ये हमारा फिक्स्ड लेंथ का होता है। इसको यूज़ करने के लिए हम लिखते हैं कैर और बीच में फिर साइज, यानी इसके अंदर हम 50 कैरेक्टर्स को स्टोर कराने वाले हैं। और ऐसा ही जैसा कैर काम करता है वैसे ही हमारे पास एक var कैर डेटा टाइप होता है जिसका साइज भी सेम होता है 0 से 255, बट ये हमारा वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप होता है। इसको भी यूज करने के लिए हम अपना कोई भी साइज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमने एक डेटा टाइप डिफाइन किया कैर और उसे लिखा 20, या 20 की जगह इसे लिख देते हैं 5, और हमने एक और कॉलम बनाया जिसको हम कह देते हैं var कैर और इसे हम कह देते हैं कि इसका भी साइज 5 होने वाला है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जब हम कैरेक्टर डेटा टाइप डिफाइन करते हैं तो हमारी जो मेमोरी होती है, मेमोरी के अंदर ऑलरेडी एक 5 कैरेक्टर के साइज की स्पेस रिजर्व हो जाती है। अब लेट्स सपोज हमारा नेम हमें स्टोर करना है, नेम के लिए हमने ये डिफाइन किया है और दूसरी किसी टेबल के अंदर नेम के लिए हमने var कैर डिफाइन किया है। अगर हमारे पास कोई नेम आता है, हमारे पास ओम नाम का नेम आता है, अब ओम क्या होगा? ओम यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, तो ये बाकी की जो स्पेस होगी 3 कैरेक्टर्स की ये यहाँ पर वेस्ट हो जाएगी। ऐसे ही लेट्स सपोज अगर हमने 5 साइज का var कैर नेम डिफाइन किया है तो यहाँ पर अगर हमें ओम स्टोर कराना है तो क्या होगा? तो हमारे पास 2 ही साइज की मेमोरी रिजर्व होगी एंड उसके बाद हमारा नाम स्टोर होगा।
तो जनरली कैर की जगह हम वैर कैर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वैर कैर वेरिएबल साइजिंग होती है जिससे हमारी मेमोरी का यूजेज ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होता है। फालतू की जगह हम रिजर्व करके नहीं रखते जो बाद में जाके ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए वैर कैर को यूज़ करेंगे। इसमें मैक्सिमम हम 255 कैरेक्टर्स तक की स्ट्रिंग को स्टोर करा सकते हैं। ऐसे ही एक और बड़ा साइज होता है हमारे पास ब्लॉब। ब्लॉब के अंदर क्या होता है, स्ट्रिंग के अंदर हम ज़्यादा बड़ी ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करा सकते हैं, और ब्लॉब का यूजेज ऐसे होता है। उसके बाद हमारे नंबर टाइप्स के लिए हमारे पास एक इंटीजर टाइप होता है जिसमें ये रेंज होती है कि इस रेंज से इस रेंज तक के नंबर्स को हम स्टोर करा सकते हैं। जैसे इंटीजर होता है, इंटीजर का एक छोटा वर्जन हमारे पास टाइनी इंट होता है। टाइनी इंट के अंदर -128 से 127 तक नंबर्स को स्टोर करा सकते हैं। फिर बिग इंट होता है। ऐसे ही हमारे पास बिट होती है। बिट के अंदर हम साइज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज बिट क्या होती है, एक हमारे पास 0 बिट होती है, एक 1 बिट होती है। अगर 0 इस तरीके से 0 और 1 का अगर हम कॉम्बिनेशन स्टोर कराना चाहते हैं तो उसको हम बिट की फॉर्म में स्टोर करा सकते हैं। अगर हमें पता है कि हमें इसी साइज का बिट नंबर मिलेगा तो उसके लिए हम बिट डिफाइन कर सकते हैं, और फिर हमारा जो साइज जिसमें हमारी उतनी ही बिट वैल्यू स्टोर होंगी, तो इसमें मैक्सिमम जो रेंज हो सकती है वो हो सकती है टिल 64। ऐसे ही हमारे पास एक फ्लोट होता है। अब इंटीजर्स के अंदर तो हमारे पास होल नंबर्स आते हैं या इंटीजर नंबर्स आते हैं। इंटीजर नंबर कहने का मतलब है कि हमारे पास 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर्स आ जाएंगे, हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, हमारे पास 0 आ जाएगा। बट 12.5 अगर हमें स्टोर कराना है तो डेसिमल वैल्यूज नहीं आ पाएंगी। अब डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए हम फ्लोट को यूज करते हैं। फ्लोट के अंदर हम डेसिमल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं विद प्रिसिजन टू 23 डिजिट्स। फ्लोट के लिए हम फ्लोट यूज करते हैं, और फ्लोट का ही एक और बड़ा वर्जन होता है जिसमें ज्यादा नंबर स्टोर हो सकते हैं, वो होता है हमारे पास डबल। इसके अलावा हमारे पास बूलियन भी होता है जिसमें हम 0 या 1 वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। 0 1 वैल्यू को स्टोर कराने का मतलब है ट्रू या फॉल्स। 0 का मतलब होता है फॉल्स एंड 1 का मतलब हमारे पास होता है ट्रू। अब बूलियन डायरेक्टली एसक्यूएल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। बूलियन को इंप्लीमेंट करने के लिए हम एक्चुअली टाइनी इंट को यूज करते हैं। इंटरनली इंप्लीमेंटेशन टाइनी इंट की होती है। टाइनी इंट में 0 जाता है उसका मतलब फॉल्स हो गया, 1 जाता है उसका मतलब ट्रू हो गया। इसके अलावा हमारे पास डेट भी होता है, ईयर भी होता है, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। पर मोस्ट कॉमनली अपने डेटाबेसेस के अंदर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, अभी प्रैक्टिस करने के लिए हम अपना varchar यूज़ करेंगे, हम अपना int यूज़ करेंगे। तो ये दोनों सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं। बाकी हम फ्लोट को भी यूज़ कर सकते हैं, डबल को, अगर हमें डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर कराना है तो। इसके साथ साथ डेटा टाइप्स के साथ साथ हमारे पास एक और एडिशनल चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं अनसाइंड। अनसाइंड हमारा हम नंबर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। अनसाइंड कहने का क्या मतलब है, जैसे लेट्स सपोज टाइनी इंट जो है, टाइनी इंट की ये रेंज है हमारे पास कि टाइनी इंट के अंदर 128 से लेकर 127 तक नंबर्स को हम स्टोर कर सकते हैं। अगर टाइनी इंट के अंदर हम 129 को स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर इसके अंदर 128 को स्टोर करने की कोशिश करेंगे पॉजिटिव, तो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मैक्सिमम लिमिट इतनी है। लेकिन अगर हमें पता चल जाता है कि हमें सिर्फ 1 से लेकर 200 तक ही नंबर स्टोर करने हैं, तो उसके लिए क्या हम इंटीजर को यूज करें। एक और बेटर तरीका ये होगा कि इस काम को करने के लिए, क्योंकि टाइनी इंट तो 127 तक की लिमिट देता है, हम अपने डेटा टाइप के साथ लिख दें, लेट्स सपोज हमारे कॉलम का नाम है नंबर, और उसके साथ हम लिख दें कि ये टाइनी इंट टाइप का होने वाला है, और टाइनी इंट के साथ इसके अंदर अनसाइंड टाइनी इंट ये होने वाला है। अनसाइंड कहने का मतलब है कि इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करेंगे। तो जब हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं तो इसकी जो रेंज होगी नेगेटिव नंबर्स वाली, कि -1 से लेकर -128 तक जो सारे के सारे नंबर्स होंगे, 128 नंबर्स, वो रेंज अब पॉजिटिव नंबर्स में चली जाएगी। पॉजिटिव नंबर्स में चली जाएगी तो अब इसकी रेंज बन जाएगी 0 से लेकर 255 तक, यानी टोटल 256 नंबर्स अब हम स्टोर करा पाएंगे टाइनी इंट के अंदर। अगर हम कह देते हैं एसक्यूएल को कि हमें नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं कराने, सिर्फ पॉजिटिव करवाने हैं, तो जो जगह नेगेटिव नंबर्स के लिए होती थी वो अब पॉजिटिव नंबर्स और हमारी रेंज पॉजिटिव नंबर्स में बढ़ जाएगी। तो हम इस तरीके से अपने जो नंबर वैल्यूज होती है उनकी रेंज भी बढ़ा सकते हैं अगर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो। अब जितने भी डेटा टाइप्स पढ़े हैं उस हिसाब से देखते हैं कि हमें अपनी टेबल को क्रिएट करने के लिए क्या क्या डेटा टाइप यूज़ करने होंगे। सबसे पहले आ जाते हैं अपने आईडी पर। आईडी हमें दिख रहा है नंबर टाइप की है, तो आईडी के लिए हम इंट यूज़ करेंगे। नेम हमारा क्या है, नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसके लिए हम varchar यूज़ करेंगे। ईमेल भी स्ट्रिंग टाइप का है, यानी इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, नंबर्स भी आ सकते हैं, हमारे कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, डॉट भी आ सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स, तो इसके लिए भी हम अपना varchar यूज़ करेंगे। उसके बाद फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग दोनों के अंदर नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, तो इनके लिए भी हम इंट यूज़ कर सकते हैं। अब इन्हें आगे लिख लेते हैं। आईडी के साथ हम लिख देंगे इंट, नेम के साथ हम लिखने वाले हैं अपना varchar,
varchar नेम के अंदर साइज क्या होने वाला है varchar का, मैक्सिमम नाम जो हम लेंगे वो 30 लेंथ का हम ले सकते हैं। कॉमा से इन सबको सेपरेट कर लेते हैं। और ईमेल क्योंकि हमारे लंबे हो सकते हैं साइज में, तो ईमेल के लिए हम इसे 50 कर लेते हैं। फॉलोअर्स के अंदर भी हमारे पास इंटीजर नेम होने वाला है और फॉलोइंग के अंदर भी हमारे पास इंट होने वाला है। तो इस तरीके से हम अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब ये तो हमने कवर कर लिया क्रिएशन ऑफ टेबल में कॉलम का नाम एंड डेटा टाइप। इसके साथ साथ हमारे पास कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं जिनको हम अपने कॉलम्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रेंट्स के बारे में। कंस्ट्रेंट्स हमारे रूल्स होते हैं फॉर डेटा इन द टेबल, यानी एक टेबल के अंदर हम किस तरीके का डेटा डिफाइन करने वाले हैं उसके ऊपर हम कुछ कुछ रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से सबसे पहला, वैसे तो बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, पर इनमें से हम इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स को कवर करेंगे, जिसमें से सबसे पहला है नॉट नल। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमने कोई टेबल क्रिएट की, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी यूजर टेबल को क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम डेटाबेस के अंदर आ जाते हैं शीट्स के अंदर, और हम यूजर टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। इसके अंदर आईडी आ जाएगी, इसके अंदर हमारे पास हमारा नेम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, पासवर्ड की जगह हम फॉलोअर्स का काउंट स्टोर करा रहे हैं, एंड इसके साथ हम अपने फॉलोइंग का काउंट स्टोर करा रहे हैं। ये सारी की सारी वैल्यूज हम स्टोर कराने वाले हैं। अब इन वैल्यूज के साथ साथ क्या होने वाला है, हम अपना डेटा स्टोर कराएंगे। डेटा के अंदर हम अपनी टेबल का डेटा यहाँ पर लिख लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 1 2 3 4। अब लेट्स सपोज अगर हमने इस तरीके की टेबल क्रिएट की है, तो हर टेबल के अंदर हमें पता है कि जो हमारा नेम है वो कभी भी नल नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपना कुछ ना कुछ नाम तो होता ही है। तो हमारा जो नेम वाला कॉलम है उसके साथ हम एक कंस्ट्रेंट डिफाइन कर सकते हैं दैट द नेम इज गोइंग टू बी नॉट नल। यानी जब भी हम चाहते हैं कि किसी भी कॉलम के अंदर कोई भी जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो कभी भी नल ना हो पाए, मतलब वो कभी भी खाली ना हो सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जो फॉलोइंग का अकाउंट है वो नल हो सकता है, अगर किसी के पास कोई किसी अकाउंट को फॉलो ही नहीं करता तो वहाँ पर हम नल स्टोर करा सकते हैं। किसी अकाउंट के कोई फॉलोअर्स ही नहीं है तो वहाँ पर हम नल स्टोर करा सकते हैं, पर हर अकाउंट का अपना कुछ ना कुछ नाम तो होगा ही, तो वहाँ पर हम नल स्टोर नहीं करा सकते। तो उसके लिए हम अपना कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं नॉट नल। नॉट नल को लिखने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं अपना नेम varchar, एंड varchar के बाद हम अपना कंस्ट्रेंट डिफाइन करेंगे, इसको हम कह सकते हैं नॉट नल। एक बार हमने नेम को नॉट नल डिफाइन कर दिया तो आगे से अगर कभी भी नेम के अंदर हम नल वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं, या अगर कोई हम नया यूजर एंटर कर रहे हैं इसके अंदर, लेट्स सपोज हम ये नंबर 2 आईडी वाला नया यूजर एंटर कर रहे हैं और इसके अंदर अगर नेम मिसिंग हुआ तो उस केस में हमारे पास SQL से एरर आ जाएगा। तो इसीलिए हम नॉट नल कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं। सेकंड कंस्ट्रेंट हमारे पास होता है यूनिक कंस्ट्रेंट। अगर हम चाहते हैं किसी भी कॉलम की सारी वैल्यूज डिफरेंट हो, यूनिक हो, तो उसके लिए हम यूनिक लिख सकते हैं। जैसे अगर इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे यूजर्स हैं तो इंस्टाग्राम की रिक्वायरमेंट होती है कि हर यूजर के पास अपना यूनिक ईमेल होना चाहिए। तो हम चाहते हैं जितने भी ईमेल्स हो हमारे पास, सारे के सारे ईमेल्स यूनिक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बॉब और केसी 2 अकाउंट है और दोनों अकाउंट का सेम ईमेल है। तो इसीलिए हमारा जो ईमेल है उसके सामने हम लिख सकते हैं यूनिक, यानी हमारा यूनिक कंस्ट्रेंट है। अब अगर हम कोई ऐसा यूजर डालने की कोशिश करेंगे, एंटर करने की कोशिश करेंगे जिसमें 2 यूजर का सेम ईमेल होगा, तो SQL हमें क्या करेगा, एरर दे देगा। इसके अलावा हमारे पास डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट का मतलब है कि अगर उस कॉलम के लिए कोई भी वैल्यू ऐड नहीं की जा रही तो एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल शुरुआत में अगर किसी यूजर के लिए हमने कोई फॉलोइंग का काउंट ऐड नहीं किया तो हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं 2 0 कि 0 फॉलोअर्स हैं। तो यहाँ पे फॉलोअर्स के लिए हम पहले लिख सकते हैं डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट को लिखने का ये फॉर्मेट होता है, जैसे अगर हमने एम्प्लॉयज़ नाम की टेबल बनाई है, उनके लिए अगर हम सैलरी रखना चाहते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी एंटर नहीं की तो बाय डिफॉल्ट सैलरी 25,000 होने वाली है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं सैलरी इंट डिफॉल्ट 25,000। वैसे ही यहाँ पर लिख सकते हैं फॉलोअर्स इंट डिफॉल्ट, कितने फॉलोअर्स हो जाएंगे, बाय डिफॉल्ट 0 फॉलोअर्स हो जाएंगे हमारे। एंड साथ के साथ हमारे पास एक चेक कंस्ट्रेंट भी होता है। चेक कंस्ट्रेंट का काम होता है टू सेट लिमिट्स टू द वैल्यू अलाउड इन अ कॉलम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इस टेबल के अंदर हमारे पास एक और कॉलम होता, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक और कॉलम ऐड कर देते हैं हमारा एज का कॉलम, कि अगर हमारे पास हर यूज़र की एज भी होती तो एज के अंदर हमें कंस्ट्रेंट डाल सकते थे कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर 13+ होनी चाहिए। जैसे इंस्टाग्राम बोलता है कि सारे के सारे जो यूज़र्स होने चाहिए सब 13+ होनी चाहिए, या फिर 16+ होनी चाहिए, या फिर 18+ होनी चाहिए। हम इस तरीके का एक चेक लगा सकते हैं। कल को फिर कोई भी अगर यूज़र ऐसा आएगा जो उस चेक को क्लियर नहीं करता होगा, उस लिमिट को, एज लिमिट को क्लियर नहीं करता होगा, तो वो अकाउंट नहीं बना पाएंगे फिर। तो इस तरीके का चेक लगाने के लिए हम एक कंस्ट्रेंट क्रिएट कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट यानी लिमिट। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कंस्ट्रेंट, फिर अपने चेक का नाम कि हम क्या चेक करने वाले हैं, हम अपनी एज चेक करने वाले हैं। फिर हम लिखते हैं चेक
और वहाँ पर हम लिख सकते हैं एज ग्रेटर देन 18। अगर हमें दो कंडीशंस को मिक्स करना है तो उसके लिए हम दो कंडीशन की सिटी हमारी दिल्ली होनी चाहिए, एज ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, बीच में हम एंड लगा सकते हैं। इस तरीके का हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हमने एक और कॉलम इसके अंदर बना लिया होता एज का, इसको कह देते हैं इंट, तो एज के अंदर हम एक कंस्ट्रेंट लगा सकते थे इस तरीके से, कंस्ट्रेंट। इस कंस्ट्रेंट को नाम दे देते हैं एज चेक। और एज चेक के अंदर हम क्या चेक करने वाले हैं, हम चेक करने वाले हैं कि हमारी जो एज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 13 है क्या। अपने चेक्स को हम अपने पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा चेक हो गया, मतलब इस कंडीशन को हम चेक करने वाले। इस ऐसी कंडीशंस हमने कई बार जावास्क्रिप्ट के अंदर देखी होगी, ऐसी ही सिमिलर कंडीशंस हम अपने एसक्यूएल के अंदर लिखते हैं। तो एक कंस्ट्रेंट हो गया, क्या है कंस्ट्रेंट का नाम, एज चेक, यानी हमें हमेशा कंस्ट्रेंट को एक नाम देना होता है। बाकी ये जो नाम होता है ये ऑप्शनल होता है, इसको हम चाहें तो यहाँ से हटा भी सकते हैं। हम सिंपली लिख सकते हैं कंस्ट्रेंट चेक कि हमारी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 है क्या। अब ये तो हो गए हमारे कॉमन कंस्ट्रेंट्स। इसके अलावा हमारे पास दो और इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो होती हैं हमारी कीज। एक होता है हमारा प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, एक होता है हमारा फॉरेन की कंस्ट्रेंट। अब कीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी हम टेबल्स की बात करते हैं। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट की बात करें तो जिस भी कॉलम को हमने बोल दिया कि ये कॉलम हमारा प्राइमरी की है, की क्या होती है कि हमारे कुछ स्पेशल कॉलम्स होते हैं, इनको वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, पर कीज हमारे स्पेशल कॉलम्स होते हैं। और जिस भी कॉलम को हमने प्राइमरी की कह दिया वो क्या करेगा, वो कॉलम ऑटोमेटिकली यूनिक भी हो जाएगा और नॉटनल भी हो जाएगा। और हम सिर्फ एक ही कॉलम को या एक सेट ऑफ कॉलम्स को प्राइमरी की बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई भी टेबल है तो उसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स को हमने प्राइमरी की बोल दिया। किसी भी कॉलम को प्राइमरी की बनाने के लिए हम लिखते हैं प्राइमरी की और फिर अपने कॉलम का नाम। लेट्स सपोज अगर हम मल्टीपल कॉलम्स को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, जैसे कोई टेबल है, टेबल के अंदर एक हमारे पास आईडी आ गई, एक हमारे पास हमारा नेम आ गया। अब आईडी के अंदर हो सकता है आईडी 1 हो, 2 हो, दोबारा से 1 हो। नेम के अंदर हो सकता है एक नेम राम हो, एक नेम श्याम हो एंड दूसरा नेम भी हमारे पास श्याम हो। तो इस केस में क्या होना चाहिए, अगर हम सिर्फ आईडी को प्राइमरी की बनाते हैं तो सिर्फ आईडी को प्राइमरी की बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 और 1 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अगर हम सिर्फ नेम को प्राइमरी की बनाते हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि श्याम और श्याम यहाँ पे रिपीट हो रहा है। पर हम आईडी और नेम के कॉम्बिनेशन को प्राइमरी की बना सकते हैं, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा यूनिक रहना चाहिए। अगर 1 और राम है तो 1 और राम दोबारा कभी नहीं दिखेगा। अगर 2 और श्याम है तो 2 और श्याम दोबारा कभी नहीं दिखेगा। अगर 1 और श्याम है तो 1 और श्याम दोबारा कभी नहीं दिखेगा। तो इस केस में प्राइमरी की एक कॉलम नहीं है, इस केस में प्राइमरी की दो कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये तो हो गया दो कॉलम्स का कॉम्बिनेशन प्राइमरी की। बट जनरली हमारी प्राइमरी की हम सिंगल ही रखेंगे। जैसे अगर हम एक टेम्परेरी टेबल बनाएं जिसके अंदर आईडी कॉलम हो गया तो इस आईडी कॉलम को हम अपनी प्राइमरी की बना सकते हैं। प्राइमरी की यूनिक होती है, प्राइमरी की नॉटनल होती है। जैसे हमने अपने कोरा वाले पोस्ट वाले एग्जाम्पल में लिया था कि हर पोस्ट की अपनी एक यूनिक आईडी होती है, तो कोई भी आईडी नल नहीं हो सकती, कोई भी आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, तो यूनिक और नॉटनल होगी। जैसे यहाँ पर ये जो हमारी यूजर टेबल है, यूजर टेबल के अंदर हम अपनी आईडी को अपनी प्राइमरी की बना सकते हैं। अब आईडी को प्राइमरी की या किसी भी कॉलम को प्राइमरी की बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो है कि आईडी के सामने ही हम अपना प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लिख दें, ये होगा पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है कि अलग से लास्ट में जाके हम कॉमा करके लिखें प्राइमरी की एंड फिर अपनी आईडी का नाम, यानी अपने कॉलम का नाम कि हमारा आईडी क्या होने वाला है, हमारा आईडी हमारे लिए प्राइमरी की होने वाला है। उसके अलावा हमारे पास एक और कंस्ट्रेंट होता है फॉरेन की का। फॉरेन की क्या करता है, इट प्रिवेंट्स एक्शंस दैट वुड डिस्ट्रॉय लिंक्स बिटवीन टेबल्स। फॉरेन की को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, पर जनरली हमारे पास दो जो टेबल्स होती हैं वो कनेक्टेड हो सकती हैं। यानी इसमें एक बहुत सिंपल सा बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, एक हमारे पास टीचर टेबल है। स्टूडेंट टेबल के अंदर हो सकता है हर स्टूडेंट की अपनी आईडी हो, हर स्टूडेंट का अपना नाम हो और हर स्टूडेंट के सामने एक टीचर की आईडी हो जिससे पता चलता है कि स्टूडेंट को कौन सी टीचर पढ़ाती है, और टीचर के सामने उसकी आईडी है और टीचर के सामने उसका नाम है। अब यहाँ पर टीचर नंबर 1 है, टीचर नंबर 2 है, टीचर नंबर 3 है। ये हमारा स्टूडेंट नंबर लेट्स कॉल इट 101 एंड 102 है। अगर स्टूडेंट 101 को टीचर नंबर 2 पढ़ाती है और स्टूडेंट 102 को टीचर नंबर 1 पढ़ाती है, तो ये टीचर आईडी क्या बनेगा, ये टीचर आईडी फॉरेन की कहलाएगा। फॉरेन की हमारे खुद की टेबल में, स्टूडेंट टेबल में एक ऐसा कॉलम होता है जो दूसरे किसी टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होती है। क्योंकि टीचर टेबल के अंदर टीचर्स की आईडी
एक प्राइमरी की है कि हर टीचर की यूनिक आईडी होगी, तो उसी आईडी की वैल्यूज को जब हम किसी और टेबल के अंदर यूज करते हैं, जैसे हमने स्टूडेंट टेबल के अंदर यूज किया, तो स्टूडेंट टेबल के अंदर उसी कॉलम को हम अपनी फॉरेन की कहते हैं। जो दूसरी टेबल के अंदर प्राइमरी की था वो इस टेबल के अंदर फॉरेन की बन जाता है अगर दूसरी टेबल में यूज होता है तो इससे हम दो टेबल्स को क्या कर रहे हैं, दो टेबल्स को हम एक तरीके से लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी भी कॉलम को फॉरेन की बताने के लिए हम लिखते हैं फॉरेन की और फिर उस कॉलम का नाम जो हमारा फॉरेन की है, और फिर हम लिखते हैं रेफरेंसेस। और रेफरेंसेस कहने का मतलब है कौन सी टेबल के अंदर वो कॉलम हमारा प्राइमरी की है। जैसे अगर स्टूडेंट टेबल के अंदर जो टीचर आईडी है वो टीचर टेबल के अंदर आईडी है, तो उसे फॉरेन की बनाने के लिए हम लिखेंगे फॉरेन की एंड फिर अपने कॉलम का नाम, हमारे लिए कॉलम क्या है, हमारे लिए कॉलम है टीचर आईडी, और फिर हम लिख सकते हैं रेफरेंसेस एंड फिर दूसरी टेबल का नाम जहां पर वो प्राइमरी की है। दूसरी टेबल का नाम है हमारे पास टीचर टेबल, और टीचर टेबल के अंदर आईडी जो कॉलम है उसकी वैल्यू यहाँ पे आके टीचर आईडी बन रही है, और टीचर आईडी हमारे लिए हमारी फॉरेन की है। तो इस तरीके से हम फॉरेन की का रिलेशनशिप पूरा का पूरा डिफाइन करते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि अपने इंस्टाग्राम के अंदर कल को जाकर हम एक और टेबल बनाते हैं जिसका नाम है पोस्ट। इस टेबल को थोड़ा सा हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। इसी टेबल को हमने नाम दे दिया है पोस्ट। पोस्ट के अंदर हम सबके पोस्ट स्टोर कराते हैं, तो हर पोस्ट की अपनी एक यूनिक आईडी होगी, हर पोस्ट के अंदर अपना एक कंटेंट होगा। इसे कह देते हैं, यहाँ पर इसे कह देते हैं कंटेंट, एंड इतने पार्ट को डिलीट करके ले आते हैं यहाँ पर। तो हर पोस्ट की अपनी यूनिक आईडी होने वाली है और हर पोस्ट का अपना एक कंटेंट होने वाला है, और हर पोस्ट के पास अपने यूज़र की आईडी होने वाली है कि उस पोस्ट को कौन से यूज़र ने पोस्ट किया है। जैसे लेट्स सपोज पहले पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से दूसरे पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है लेट्स सपोज वी राइट बाय बाय। तो ये दो पोस्ट किए गए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, और दोनों पोस्ट की हमारे पास आईडी है। इन आईडीज़ को और यूनिक करने के लिए इसको 101 कह देते हैं, इसको 102 कह देते हैं। अब यूज़र आईडी किसने हेलो वर्ल्ड पोस्ट किया है, लेट्स सपोज नंबर 3 ने हेलो वर्ल्ड पोस्ट किया है, तो यूज़र की आईडी आ जाएगी। और किसने हमारा बाय बाय पोस्ट किया है, ये नंबर 1 ने पोस्ट किया है। तो इस तरीके से हमारे पास एक पोस्ट टेबल अलग से आ जाएगी। अब इस पोस्ट टेबल के अंदर ये यूज़र आईडी क्या है, ये यूज़र आईडी हमारी एक फॉरेन की बन जाएगी। जबकि ये सेम यूज़र आईडी जब यूज़र टेबल के अंदर है तो यूज़र टेबल के अंदर ये हमारी प्राइमरी की होती है, और पोस्ट के अंदर आईडी क्या है, पोस्ट के अंदर आईडी खुद अपनी एक प्राइमरी की है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो अपनी ये यूज़र नाम की टेबल क्रिएट करते हैं। इसको कर लेते हैं हाईलाइट एंड रन, तो हमारी यूज़र नाम की टेबल क्रिएट हो गई। यहाँ पे आके रिफ्रेश ऑल कर देंगे तो यूज़र नाम की टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स है, एक हमारे पास आईडी है, एक हमारे पास एज है, नेम है, ईमेल है, फॉलोअर्स है, फॉलोइंग है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यूज़र के अंदर हमारे पास स्टोर्ड है। अब ऐसे ही हम अपनी एक और टेबल क्रिएट कर सकते हैं इंस्टाग्राम डेटाबेस में, जिसको हम कह देंगे क्रिएट टेबल पोस्ट। पोस्ट के अंदर हम क्या स्टोर कराएंगे, पोस्ट के अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, एक हमारे पास आईडी है, एक हमारे पास कंटेंट है, एक हमारे पास यूज़र आईडी है। तो स्कीमा डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे आईडी। आईडी किस टाइप की है, आईडी को इंट टाइप का हम कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास कंटेंट है, कंटेंट को हम varchar टाइप का कह देते हैं। अब कंटेंट के अंदर कई सारी इन्फॉर्मेशन आ सकती है, तो 100 तक हम कैरेक्टर्स इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यूज़र आईडी है, तो यूज़र आईडी हमारा एक और कॉलम हो जाएगा जो भी हमारे पास इंटीजर टाइप की होगी। अब हमें पता है कि ये जो यूज़र आईडी है, अब सबसे पहले तो इस आईडी को हम प्राइमरी की बना सकते हैं, तो इसको कह देते हैं प्राइमरी की। अब यूज़र आईडी का हमें पता है कि ये जो यूज़र आईडी है ये एक फॉरेन की है, तो कैसे बताएं हम अपनी टेबल को कि ये फॉरेन की है। टेबल को बताने के लिए हम लिखते हैं फॉरेन की और फिर अपने कॉलम का नाम कि ये यूज़र आईडी एक फॉरेन की है। पर ये फॉरेन की कहाँ से आई है, ये फॉरेन की रेफरेंसेस हमारी यूज़र टेबल की आईडी कॉलम कि यूज़र टेबल के अंदर, इसे पैरेंथेसिस के अंदर डाल देते हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो फॉरेन की है यूज़र आईडी, ये हमारी यूज़र टेबल के अंदर आईडी कॉलम से वैल्यूज़ लेती है। मतलब जो यूज़र्स एग्जिस्ट करते होंगे वही यूज़र पोस्ट कर पाएंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो इस तरीके से हम एक और टेबल क्रिएट कर सकते हैं विद अ फॉरेन की। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं
और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर देते हैं तो अब टेबल्स के अंदर हमारे पास 2 टेबल्स आ गई। एक हमारे पास पोस्ट टेबल है जिसके अंदर ये 3 कॉलम्स है और एक हमारे पास हमारी यूजर टेबल है। अब हम चाहें तो हम अपनी टेबल्स को विजुअलाइज भी कर सकते हैं MySQL वर्कबेंच के अंदर। हम ऊपर जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस और यहाँ से हम क्लिक करेंगे रिवर्स इंजीनियर पर। रिवर्स इंजीनियर करने के लिए हम अपनी टेबल्स को इमेजिन करते हैं, तो इससे कर देते हैं कंटिन्यू, सारी चीज़ों को कंटिन्यू कर देंगे। एंड हम इंस्टाग्राम का जो डेटाबेस है उसको रिवर्स इंजीनियर करना चाहते हैं, कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू एंड एग्जीक्यूट, इसे कर देते हैं क्लोज। जैसे ही क्लोज करेंगे यहाँ हमें हमारा जो पूरा का पूरा टेबल है, पूरा का पूरा स्कीमा है, वो थोड़ा सा दिखाई देना स्टार्ट होता है। मतलब पिक्चर फॉर्मेट में हम अपनी टेबल्स को देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक हमारे पास पोस्ट टेबल है, एक हमारे पास यूजर टेबल है। यूजर टेबल के अंदर छोटी सी चाबी बनी हुई है जो की को रिप्रेजेंट करती है। की कहने का मतलब है कि हमें बताया जा रहा है ये जो आईडी है यूजर टेबल के अंदर, ये हमारी प्राइमरी की है। उसके अलावा हमारे पास एज इंटीजर है, नेम है, ईमेल है, फॉलोअर्स है, फॉलोइंग है। अब यहाँ नेम के सामने जो बुलेट पॉइंट है, जो डायमंड है, वो थोड़ा सा डार्क ब्लू है। डार्क ब्लू इसलिए है क्योंकि वो दिखा रहा है कि बाकी सब में तो नल वैल्यूज आ सकती हैं, पर नेम के साथ हमने कंस्ट्रेंट दिया था कि ये नॉट नल होगा। नॉट नल क्या है? टिक्ड है हमारे नेम के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पर हमें डिस्प्ले होकर दिखाई दे रही है। ऐसे ही हमारे पास पोस्ट वाली टेबल है। पोस्ट वाली टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है वो पोस्ट की आईडी है, कंटेंट है हमारे पास, यूजर आईडी है, और दोनों के बीच में एक एरो है। ये एरो हमें दिखाती है कि यूजर के अंदर जो हमारी प्राइमरी की है वो पोस्ट के अंदर यूजर आईडी करके एक फॉरेन की बन रही है। तो दोनों जो कॉलम्स हैं, जो दोनों कॉलम सेम हैं, यानी पोस्ट का यूजर आईडी और यूजर का अपना आईडी, दोनों कॉलम्स सेम ही हैं एक तरीके से, दोनों के अंदर सेम वैल्यूज हैं, इसीलिए दोनों को सेम कलर से हाईलाइट किया जाता है। तो ये लिंक कैसे फॉर्म होता है? लिंक फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ अ फॉरेन की। तो इस तरीके से हमारी टेबल्स लिंक्ड होती हैं। और ये जो डायग्राम बनता है हमारी टेबल्स का, इसको डेटाबेसेस की भाषा में हम क्या कहते हैं? हम एक ER डायग्राम कहते हैं। और जो हमारी टेबल्स होती है उनको हम एक रिलेशन कहते हैं। तो ER का मतलब होता है एंटिटी रिलेशन, जिसमें रिलेशन का मतलब है हमारी टेबल, कि हमारी टेबल्स का डायग्राम है। इसको हम चाहें तो क्रॉस भी कर सकते हैं, तो यहाँ से इसको क्रॉस कर देते हैं, MySQL मॉडल को भी क्रॉस कर देते हैं, डोंट सेव, एंड वापस से आ जाते हैं हम अपने SQL पेज के ऊपर। तो इस तरीके से जिन भी टेबल्स को हम क्रिएट करेंगे उनको हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं। अब और थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये प्राइमरी की और ये फॉरेन की होती क्या है। जब भी हम कीज की बात करते हैं तो कीज हमारी स्पेशल कॉलम्स होती हैं इन अ टेबल, यानी कुछ कुछ हमारे स्पेशल कॉलम्स होते हैं जिनको हम स्पेशल मानते हैं। अब हमारे पास 2 मेजर तरीके की कीज होती है, एक होती है प्राइमरी की, एक होती है फॉरेन की। प्राइमरी की इज अ कॉलम या फिर सेट ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो। जब भी एक टेबल के अंदर हमें एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हर एक रो के अंदर ये वाला जो कॉलम है इसके अंदर तो हमेशा यूनिक वैल्यू हुई होगी। मतलब इस कॉलम की वैल्यू कभी भी दूसरे कॉलम की वैल्यू के साथ मैच नहीं करेगी। जैसे हमारे पास स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर हर बच्चे के पास अपना रोल नंबर होता है। एक बच्चे का रोल नंबर कभी भी दूसरे बच्चे के रोल नंबर के साथ सेम नहीं हो सकता। हर स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होता है, तो रोल नंबर की हेल्प से हम हर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर इस टेबल में हम अपनी आईडी की हेल्प से अपने सारे के सारे इंडिविजुअल यूजर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब प्राइमरी की यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास एक ही प्राइमरी की हो सकती है पूरी टेबल के अंदर। ऐसा नहीं है कि हमारा नेम भी प्राइमरी की हो जाएगा, हमारी आईडी भी प्राइमरी की हो जाएगी, हमारा एड्रेस भी प्राइमरी की हो जाएगा। एक ही प्राइमरी की होती है और वो प्राइमरी की यूनिक तो होती है, मतलब प्राइमरी की यूनिक भी होती है और ऑटोमेटिकली प्राइमरी की नॉट नल भी होती है। मतलब ऐसा कॉलेज के अंदर ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो बिना रोल नंबर के घूम रहा है। वैसे ही हमारी जो भी टेबल होती है उसके अंदर कोई भी ऐसी रो नहीं हो सकती जिसके पास अपनी प्राइमरी की नल वैल्यू हो। तो ऐसे ही यूजर्स के पास कोई भी ऐसा यूजर नहीं हो सकता जिसकी आईडी नल हो। हर किसी के पास अपनी आईडी होनी ही होनी चाहिए। जैसे पोस्ट टेबल की बात करें तो पोस्ट टेबल में हर पोस्ट की अपनी एक यूनिक आईडी होनी ही होनी चाहिए। ये तो हो गई हमारी प्राइमरी की। ऐसे ही हमारे पास फॉरेन की होती है। तो फॉरेन की इज अ कॉलम या फिर सेट ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। दूसरी किसी टेबल के अंदर जो प्राइमरी की कॉलम होगा वो अगर किसी दूसरी टेबल के अंदर यूज किया जाए तो उसे हम फॉरेन की कह देते हैं। अब फॉरेन कीज के पास डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है। जैसे कल को हो सकता है कि पोस्ट के अंदर जो मेरा यूजर नंबर 3 है ये कोई और पोस्ट कर दे, तो यहाँ पर 103 करके एक और नया पोस्ट आ जाए। नए पोस्ट के अंदर लिखा हो लेट्स सपोज हेलो डेल्टा, इस तरीके का एक और पोस्ट कर दिया। किसने पोस्ट किया? यूजर नंबर 3 ने ही किया। तो अब यूजर नंबर 3 की वैल्यू तो डुप्लीकेट हो गई।
इवन दो ये यहाँ पे फॉरेन की है, तो फॉरेन की वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है पर प्राइमरी की कभी नहीं हो सकती। तो फॉरेन की के पास डुप्लीकेट वैल्यू भी हो सकती है, फॉरेन की नल वैल्यू भी हो सकती है। इनफैक्ट हमारे पास एक टेबल के अंदर ज़रूरी नहीं है एक ही फॉरेन की हो, हमारे पास मल्टीपल फॉरेन कीज हो सकती हैं। तो वी कैन हैव मल्टीपल फॉरेन कीज, वी कैन हैव डुप्लीकेट एंड नल वैल्यूज इन फॉरेन की, पर ये सारी चीज़ें प्राइमरी की में पॉसिबल नहीं हो पाती। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने हमारी यूज़र टेबल ली थी और एग्जाम्पल के लिए हमने हमारी एक पोस्ट टेबल क्रिएट की है। अब जो भी हमारे यूज़र के अंदर आईडी है वही सेम आईडीज़ हमें हमारी यूज़र आईडी यानी पोस्ट टेबल के अंदर यूज़र आईडी की फॉर्म में दिखती है। तो इन टेबल्स के अंदर अगर हम आइडेंटिफाई करें यूज़र टेबल के अंदर आईडी क्या है, यूज़र टेबल के अंदर आईडी हमारी प्राइमरी की है। पोस्ट टेबल के अंदर आईडी क्या है, पोस्ट टेबल के अंदर आईडी भी हमारी प्राइमरी की है। पोस्ट टेबल के अंदर यूज़र आईडी क्या है, पोस्ट टेबल के अंदर यूज़र आईडी हमारी फॉरेन की है। तो इस तरीके से हम अपनी कीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं अपनी टेबल्स के अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कैसे टेबल के अंदर हम अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम अपनी इंसर्ट कमांड को यूज़ करते हैं। हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल और फिर अपने कॉलम्स का सीक्वेंस कि पहले लेट्स सपोज हमें आईडी इंसर्ट करनी है, फिर हमें नेम इंसर्ट करना है। हम चाहें तो पहले नेम भी इंसर्ट कर सकते हैं, फिर आईडी भी इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हम लिखते हैं वैल्यूज़ एंड इस तरीके से हम अपनी मल्टीपल वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर हमें आईडी नंबर 1 यहाँ पर करनी है और फिर हम नेम एंटर करना चाहते हैं, फिर हम दूसरे स्टूडेंट की दूसरी रो की इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को एक एक करके ऐड करते हैं। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, जब हम इस फॉर्मेट को यूज़ करते हैं तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी अगर हमने यहाँ पर पहले आईडी लिखी तो हमें यहाँ पर भी पहले आईडी लिखनी पड़ेगी। अगर हमने बाद में नेम लिखा है तो यहाँ पर भी हमें बाद में नेम ही लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम डेटा को इंसर्ट करते हैं या ऐड करते हैं टेबल के अंदर। अब अपने डेटा को ऐड करने के लिए सबसे पहले अपनी यूज़र टेबल के अंदर डेटा को ऐड करते हैं। तो हम इस डेटा को ऐड करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं यूज़र टेबल के पास और यहाँ हम लिख सकते हैं इंसर्ट इनटू, फिर अपनी टेबल का नाम विच इज़ यूज़र। हम क्या क्या इंसर्ट करने वाले हैं, वैसे तो ये सारी की सारी चीज़ें सेम लाइन पर लिखना पॉसिबल है, पर हम थोड़ा रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए सारी चीज़ों को अलग लाइनों पर लिखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है ये अलग अलग कमांड्स है, ये हमारी सेम कमांड है। एक और चीज़, यहाँ पर ये सेमीकोलन नहीं आएगा, तो गलती से भी इस सेमीकोलन को मत लिख देना। हमारी जो पूरी की पूरी कमांड है वो लास्ट में यहाँ पर फिनिश हो रही है। तो अपनी कमांड्स को लिखने के लिए इंसर्ट इनटू यूज़र हम सबसे पहले अपनी आईडी इंसर्ट करेंगे, फिर हम एज इंसर्ट करने वाले हैं क्योंकि हमने यहाँ पे एज डिफाइन की है। तो यहाँ अपनी कुछ एजेस भी लिख लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज़ 14, दिस इज़ 15, दिस इज़ 16, दिस इज़ 17। सिंपल सी एजेस रख रहे हैं। 13 प्लस सबको रखा है क्योंकि हमने कंस्ट्रेंट डिफाइन कर रखा है 13 प्लस का। एज ऐड करेंगे पहले, फिर नेम ऐड करेंगे, फिर ईमेल ऐड करेंगे, फिर अपने फॉलोअर्स का काउंट हम ऐड करेंगे, फिर अपने फॉलोइंग का काउंट हम ऐड करेंगे। तो इस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ऐड करेंगे। तो अब वैल्यूज़ लिख लेते हैं। सबसे पहले आईडी में क्या आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लिखने वाले हैं। तो 1 हमारी आईडी होगी, 14 हमारी एज होगी, नेम होगा एडम, एडम का ईमेल होगा हमारे पास adam@yahoo.in, इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास फॉलोअर्स का काउंट होगा 1 2 3 1 4 5, तो दिस इज़ गोइंग टू बी 1 2 3, दिस इज़ गोइंग टू बी 1 4 5 एंड इसी तरीके से हम सारे के सारे यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो हमने सारी वैल्यूज़ अपनी टाइप कर दी, लास्ट में सेमीकोलन लगा देते हैं और इतने पार्ट को हम करते हैं एग्जीक्यूट। जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करेंगे ये सक्सेसफुल हो गया। अब हमारी टेबल के अंदर ये सारा का सारा डेटा जाकर एंटर हो चुका है। पर लेट्स सपोज अब एक बार थोड़ा थोड़ा अपने कंस्ट्रेंट्स को चेक करते हैं। लेट्स सपोज हम कल को कोई और डेटा एंटर करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इतना पार्ट एक बार कॉपी कर लेते हैं। ये पार्ट हमने कॉपी कर लिया। कल को सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि हम सेम आईडी का कोई और यूज़र ऐड कर देंगे। अभी के लिए सिर्फ आईडी रखते हैं, एज रखते हैं, नेम रखते हैं। कल को हम सेम आईडी का कोई और यूज़र ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी यूज़र नंबर 2 है, 2 आईडी वाला, और 2 आईडी वाला अगर हम दोबारा ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि यूज़र का नाम कुछ भी हो सकता है। लेट्स कॉल द यूज़र रैंडम। तो रैंडम जो है उसका रैंडम नाम है और एज क्या है, एज है 20। तो इस तरीके से कोई भी हम यूज़र ऐड कर सकते हैं पर आईडी सेम है। तो जैसे ही इस लाइन को हम एग्जीक्यूट करेंगे सिलेक्ट करके, हमारे पास एरर आ जाएगा। एरर में नोटिस करेंगे तो यहाँ हमें एरर के अंदर दिखाएगा डुप्लीकेट एंट्री 2 फॉर की। इसका मतलब है कि हमारी जो आईडी थी उसके लिए हम डुप्लीकेट एंट्री एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस केस में हमारे पास एरर आ जाता है। दूसरा, हमने अपना कंस्ट्रेंट डिफाइन किया था नेम नॉट नल, पर कल को अगर हम अपने नेम को नल वैल्यू की तरह एंटर कर रहे हैं, मतलब नेम को हमने ऐड ही नहीं किया,
नेम को हमने ऐड ही नहीं किया तो ऑटोमेटिकली जिस चीज़ को ऐड, जिस चीज़ को इंसर्ट नहीं करते वो नल हो जाती है। तो इसे जब हम सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो उस केस में हमारे पास एरर आ जाएगा। एरर क्या आ जाएगा? फील्ड नेम डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, यानी ये वैल्यू नल हो रही है यहाँ पर नेम की वैल्यू, तो इसीलिए हम इसे एंटर नहीं कर सकते। तो एक कंस्ट्रेंट यहाँ पर एक्ट कर रहा है। कल को अगर हम सेम ईमेल आईडी ऐड करने की कोशिश करते हैं जो हमने ऑलरेडी ऐड की है, जैसे ये वाली ईमेल आईडी अगर हम एंटर करने की कोशिश करें, इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर हम कोई भी नेम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ईमेल लिख सकते हैं। नेम के अंदर हमने कोई भी एक रैंडम वैल्यू दे दी और ईमेल के अंदर हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईमेल एंटर कर रहे हैं, यानी डुप्लीकेट ईमेल एंटर कर रहे हैं। तो इसे जब एंटर करने की कोशिश करेंगे, एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास एरर आ जाएगा। एरर आएगा डुप्लीकेट एंट्री 2 फॉर, अच्छा एक तो की को हम डुप्लीकेट कर रहे हैं तो की को तो यहाँ पे 10 कर देते हैं। अब एंटर करते हैं, एग्जीक्यूट, डुप्लीकेट एंट्री फॉर ईमेल। तो यहाँ पर जो हम ईमेल एंटर कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, वो यूनिक नहीं है, तो फिर वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें पता है कि हमारे जो कंस्ट्रेंट्स है वो सारे के सारे काम कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ पर लेट्स सपोज एज को 10 कर दिया जो 13 से कम है तो भी एरर आ जाएगा। चेक कंस्ट्रेंट यूजर चेक 1 इज वायलेटेड, यानी हमने जो कंस्ट्रेंट लगाया है एज ग्रेटर देन 13 का, ये वायलेट हो रहा है, तो हम अंडर 13 वाली एज को एंटर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमारे कंस्ट्रेंट्स जो हमने डेटाबेस के ऊपर सेट किए थे वो सारे के सारे काम करें तो हमसे वैलिड वैल्यूज को अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपनी सिलेक्ट कमांड के ऊपर। सिलेक्ट कमांड का काम होता है टू सिलेक्ट एंड शो डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, यानी किसी भी पॉइंट पर अगर हम अपने टेबल की वैल्यूज को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सिलेक्ट कमांड को यूज करते हैं। इसको लिखने का सिंटैक्स होता है कि हम लिखते हैं सिलेक्ट और फिर उन कॉलम्स की वैल्यू जिनकी हम देखना चाहते हैं, फ्रॉम फिर अपनी टेबल का नाम। तो अगर हमें अपनी टेबल को अभी देखना है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं सिलेक्ट, हम सारे यूजर्स की आईडी देखना चाहते हैं, उनका नेम देखना चाहते हैं और उनकी ईमेल देखना चाहते हैं। फ्रॉम कौन सी टेबल? फ्रॉम आवर यूजर टेबल। तो इसे हम कर सकते हैं सिलेक्ट एंड इसे हम कर सकते हैं एग्जीक्यूट। जैसे एग्जीक्यूट किया हमें दिख गया कि नंबर 1 आईडी है, नेम है, हमारे पास ईमेल आ गई, तो ये चारों यूजर्स का डेटा हमारे पास आ गया है। अब इसी तरीके से कल को लेट्स सपोज अगर हमें इनकी एज भी देखनी है कि सिर्फ नेम और एज देखना है हमें, या आईडी नेम और एज देखनी है, ईमेल नहीं देखनी, तो उसको भी हम सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस बार यूजर्स की आईडी नेम एंड एज हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर हम चाहते हैं कि किसी टेबल के अंदर सारे की सारी कॉलम्स हम सिलेक्ट कर लें तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म होती है विच इज एस्टरिस्क। ये जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है ऑल। एस्टरिस्क मतलब ऑल, यानी जब भी हम सारी की सारी चीज़ें सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल। तो स्टार की जगह हम इसे ऑल की तरह पढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लिख दें सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर तो इसे कर सकते हैं सिलेक्ट, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास सारा का सारा डेटा आ गया जो हमने पूरी टेबल के अंदर स्टोर करवाया हुआ है। इसके साथ वैसे जब भी हम कोई कॉलम यूज करते हैं, लेट्स सपोज अगर हमारा एज कॉलम है तो एज कॉलम के सामने हम एक और कीवर्ड यूज कर सकते हैं एसक्यूएल का, विच इज द डिस्टिंक्ट कीवर्ड। डिस्टिंक्ट कीवर्ड से क्या होगा, अगर मान लेते हैं बहुत सारे हमारे पास यूजर्स हैं और सारे यूजर्स के अंदर कोई कॉमन एजेस हैं, जैसे इस यूजर के पास अगर एज 14 हो जाती है तो हमारे पास सिर्फ यूनिक एजेस, यूनिक या डिस्टिंक्ट एजेस हमारे पास डिस्प्ले होकर आएंगी। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे तो एजेस में यूनिक एजेस क्या क्या है, 14 एज है, 15 एज है, 16 एज है, 17 एज है। अगर हमारे पास 2 यूजर होते सेम एज के तो वहां पर 2 बार नहीं आता 14, वहां पर एक ही बार 14 हमारे पास प्रिंट होकर आता। तो जब भी हमें यूनिक डेटा को सिलेक्ट करना होता है तो उस कॉलम के आगे जिसका हम डिस्टिंक्ट वैल्यू चेक करना चाहते हैं उनके सामने हम अपना डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अभी तक हमने अपनी टेबल्स को क्रिएट करके देखा है, उनके अंदर डेटा इंसर्ट करके देखा है और हमने सिलेक्ट कमांड को यूज़ किया है। आपके लिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम जो ये हमारी पोस्ट है, ये हमारी जो पोस्ट वाली टेबल है, इसके लिए आपको क्या करना है, ये सारा कंटेंट अपनी पोस्ट टेबल के अंदर आपको एक बार एंटर करके देखना है कि कैसे हम इसे इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे हम इसे सिलेक्ट करके प्रिंट करवा सकते हैं।